एक प्रतिभा का पुनर्जन्म। निर्माता विनाशक C301। मैं सैम हूँ। सैम को लगा कि वह बहुत अधिक आत्मसंतुष्ट हो रहा है। बेशक वह स्वयं जानता था कि वह अहंकारी था, लेकिन वह अहंकार उसे प्राप्त सभी उपलब्धियों से विकसित हुआ था। वह जिस स्थान पर है वहां तक पहुंचने के लिए उसने सभी सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन वह कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने हमेशा इसके लिए प्रयास किया। ये हर व्यापार और हर क्षेत्र में समान है जिसमें वह प्रवेश करता है, और इसमें लोगों के दिमाग को पढ़ना और उनके चरित्र को समझना शामिल है। लेकिन इस बार उसे लगा जैसे वह सफल हो गया है, और इसने उसे उन कारकों पर विचार करने के लिए मजबूर किया जो इस विफलता का कारण बने, लेकिन उससे पहले उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। फिलहाल उसे इस लड़की को एक खुली किताब की तरह पढ़ना होगा। इसलिए बाकी बातचीत के दौरान वह पूरी तरह से चुप था, और जब लड़की को अंततः पता चला कि गठन कैसे काम करता है तो उसने उससे पूछा, आप फॉर्मेशन में अच्छे हैं, आपका नाम क्या है? सैम ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा, मेरे पीछे आओ। इन शब्दों के साथ वह चलना शुरू कर दिया। युवा महिला उसके पीछे चलने लगी, और जब वे काफी हद तक बंद स्टेडियम में पहुंचे तो वह बेहद आश्चर्यचकित हुई। इसका निर्माण स्कूलों में आधुनिक व्यायामशाला को एक टेम्पलेट के रूप में लेकर किया गया था। जैसे ही वह निर्माण और विवरण से आश्चर्यचकित हुई, सैम ने पूछा, आप सैम के लिए यहाँ हैं, है ना? उसने पूछा, हाँ मैं सैम हूँ। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। वह दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति से वह हर समय बात कर रही थी वह उसका लक्ष्य था। फिर वो होश में आई और बोली, ओह, तो क्या आप मुझे वह फॉर्मेशन सिम्युलेटर दे सकते हैं? जरूरी नहीं। सैम की आवाज ठंडी थी। किसी कारण से वह इस महिला को नहीं पढ़ पाने के कारण खुद से बेहद निराश था। उसे यकीन था कि वह उसकी सुंदरता से मोहित नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से वह संरचनाओं को देखती थी उससे वह वास्तव में अंधा हो गया था। उसकी विचार प्रक्रिया और उसके बोलने का तरीका, इन चीजों ने उसे स्तब्ध कर दिया और उसके पूरे मस्तिष्क को अपने सामान्य तरीके से काम करना बंद कर दिया। उसके लिए यह असुरक्षा का संकेत जैसा लगा। उसे इससे उबरना होगा। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था, अगर तुमने इसे मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने उसी स्वर में कहा, उसी आत्मविश्वास के साथ। उसके स्वर में कोई तिरस्कार या हिकारत नहीं है, बस उसका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है। लेकिन कारण यह है कि वह अब सचमुच नाराज हो गया था। पहले जब उसने वही शब्द कहे तो उसने पूरी तरह से अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब इस बारे में सोचते हुए उसे अपने आप पर इतना विरोधाभासी होने पर गुस्सा आ रहा था। वह अपने आप को बहुत पीटना चाहता था। सैम, अगर तुमने मुझे वह नहीं दिया तो मैं सचमुच तुम्हें मार डालूंगा। उसने सैम की चुप्पी को दोहराया। तुम कोशिश करके देखने की कोशिश क्यों नहीं करते, अगर तुम सच में मुझे मार सकते हो? सैम ने ठंडे स्वर में कहा, और उसकी आभा बढ़ गई। अभी वह लेवल 2 ग्रैंड रियलम कल्टीवेटर है और उसकी आभा उग्र थी। उसने इसे छुपाने की जहमत भी नहीं उठाई और उसकी ओर देखा। कोई कदम उठाने का इंतजार कर रहा था। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो और अपना सिर हिला दिया हो। कैसे अफसोस की बात है। मैं तुम्हें इस जगह से अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि तुम संरचनाएं बनाने में बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो। उसने अपना हाथ लहराया और 3 कठपुतलियां कहीं से बाहर आ गईं। सैम ने कठपुतलियों को देखा और आश्चर्यचकित रह गया। वे सभी लेवल 6 धातुओं से बने हैं और काफी कलात्मक दिखते हैं। उनमें से 3 संरचना में मानवीय हैं। उनमें से 2 दुबले पतले और लंबे लग रहे थे। उनमें से एक के हाथ में तलवार थी और दूसरे के हाथ में कृपान थी। हालांकि तीसरा भारी और विशाल है। इसका शरीर अधिकतर बेलनाकार होता है और इसके हाथ उतने लचीले नहीं होते। आमतौर पर मैं आपके जैसे किसी व्यक्ति से निपटने के लिए अपनी कठपुतलियों को बाहर नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैंने सुना है कि आप काफी शक्तिशाली हैं, इसलिए मैं शुरू से ही पूरी कोशिश कर रहा हूं। यदि आप चाहें तो आप अभी भी अपना मन बदल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सैम ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने पंजे पहन लिए। इस बार पंजों में नए जोड़ हैं। ब्लैकवाटर से निपटने के बाद उसे बहुत सारी उल्कापिंड रेत मिली। रेत कई प्रकार की होती है और उनमें से एक रेत, जिसे ऐश उल्कापिंड रेत कहा जाता है, उसके अगले जोड़ के लिए अच्छा काम करती है। यह उल्कापिंड रेत जब कुछ रूपों में ढलती है तो उसकी पिछली दुनिया में ग्राफीन के समान होती है। इसे ये नाम सिर्फ इसके रंग की वजह से मिला है और किसी बात की वजह से नहीं। ये वास्तव में तार बनाने के लिए उपयुक्त हैं। तार इतने तेज होंगे कि वे उल्कापिंड रेत पर भी निशान बना सकते हैं, जिसमें काटने और घर्षण के लिए उच्च प्रतिरोध होता है। ये बेहद लचीला भी है और इसे धागे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सैम ने पंजों में नया जोड़ बनाने के लिए राख उल्कापिंड की रेत का उपयोग किया। इसे तार के रूप में बनाया गया और बुना गया ताकि यह उसकी उंगलियों में फंसते ही कपड़े जैसा कुछ बन जाए। 5 किले इस बुने हुए कपड़े से जुड़ी हुई हैं और इन कपड़ों के शेष सिरे सैम द्वारा निर्मित 2 गोलाकार धातु की वस्तुओं से जुड़े हुए हैं। ये दोनों वस्तुएं काली उल्कापिंड रेत और ग्रे उल्कापिंड रेत के मिश्रण से बनी हैं। गोलाकार वस्तुओं में से एक को उसकी हथेली के पीछे रखा गया है और दूसरी को उसकी हथेली के बिल्कुल अंदर केंद्र में रखा गया है। हालांकि हथेली पूरी तरह से ढकी नहीं है, फिर भी बहुत सी त्वचा खुली हुई है जो अंतराल और भविष्य के उन्नयन की संभावना से मिलती जुलती है। सैम ने लंबे समय से उचित युद्ध नहीं किया था और जब उसने इन कठपुतलियों को देखा तो उसे लगा कि अब समय आ गया है। उसने अपनी नई क्षमताओं और एक नए हथियार का परीक्षण किया। उसने देखा कि उसके सामने वाली महिला लेवल 3 ग्रैंड रियलम में है। सैम ने गहरी सांस ली और पहला कदम उठाया। स्त्री ने आंखें बंद कर ली और बैठ गई। वे 3 कठपुतलियां जिनकी आंखें इस समय सूनी हैं, अचानक चमक उठी। वे तीनों चले गए और सैम ने देखा कि महिला और 3 कठपुतलियों को जोड़ने वाला एक ऊर्जा धागा है। सबसे पहले चाल चलने वाला तलवारबाज कठपुतली है जो तलवार चलाते समय हवा में ऊंची छलांग लगाता है, और कृपान कठपुतली सैम की ओर दौड़ती है। जहां तक बड़ी कठपुतली की बात है, वह जमीन पर बैठ गई और बेलनाकार आवरण जो कि धड़ है खुल गया और सैम को कई छेद दिखे जो चाकुओं से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई लंबी दूरी का हमलावर हो। सैम ने महिला पर हमला नहीं किया। अगर वह हार गई तो कठपुतलियां धातु के ढेर के अलावा कुछ नहीं है। चूंकि वह लड़ाई से अपना गुस्सा निकालना चाहता था, इसलिए वह इन कठपुतलियों पर गुस्सा निकालता था।
सैम ने अपना बायां हाथ उठाया और तलवार के प्रहार को रोक दिया। जैसे ही तलवारें उस पर गिरी, वह कृपान से बचते हुए दाहिनी ओर चला गया और कृपान कठपुतली पर एक लीवर वार किया। कठपुतली के पास कोई जिगर नहीं है, लेकिन कई तंत्र हैं जो पूरी चीज को काम करते हैं। मुक्के के कारण तंत्र हिल गए और सतह पर एक छोटा सा गड्ढा हो गया। धातु इतनी कठोर है कि वह एक ही मुक्के से गंभीर क्षति नहीं पहुंचा सकता। सैम पीछे चला गया और फैंटम स्टेप का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह एक फ्लैश की तरह आगे बढ़ा और तलवार की कठपुतली के पीछे चला गया। उसने इस बार अपने पंजे खोले और पवन ऊर्जा पंजे की युक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और उसके हाथ की लहर के साथ 4 पवन ब्लेड कठपुतली की ओर उड़ गए, लेकिन कठपुतली एक अनुभवी तलवारबाज की तरह आगे बढ़ी और 3 को रोकने में सक्षम थी। चौथे ने छाती पर जोरदार वार किया, जिससे एक छोटी सी खरोंच आ गई। हवा के झोंकों को फेंकने के बाद, जिससे तलवार की कठपुतली कुछ क्षणों तक व्यस्त रही, सैम ने कृपान कठपुतली की ओर अपना कदम बढ़ाया। उसने अपने दाहिने पंजे को अपने द्वारा बनाए गए खरों पर मारा और कठपुतली का हाथ पकड़ लिया, जिसने बाएं पंजे से कृपान पकड़ रखी थी। वह अचानक पंजों के छोटे छोटे छिद्रों से सुनहरी लपटें उगलने लगा। आग की लपटें पतली लेकिन बेहद तीव्र हैं। उसने धातु को गर्म करना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड में धातु थोड़ी लाल हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह इसे और गर्म कर पाता, तलवार की कठपुतली पीछे से उस पर हमला करने आई। सैम ने इसे एक बैक किक दी और रिकॉइल का उपयोग करके कृपान कठपुतली को जमीन पर धकेल दिया और पंजे को छाती पर घुमाया और उसे फाड़ने की कोशिश की। लेकिन उस चीज के परिणामस्वरूप केवल धातु के खरोंचने की आवाज आए और 3 निशान बने जो केवल कुछ मिलीमीटर गहरे हैं। हालांकि उसे बुरा नहीं लगा। सैम को लगा कि उसका खून खौल रहा है। उसे वास्तव में इस लड़ाई की जरूरत थी और वह ऐसा कर रहा है। उसने इस पल के सभी विचारों को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया। कुछ चालों के बाद सैम ने कुछ चीजों पर ध्यान दिया। कठपुतलियों की युद्ध तकनीक असली बात है और एक और चीज है जिस पर उसने ध्यान दिया और वह ये है कि कठपुतलियों में आत्माएं नहीं होती हैं। महिला मल्टीटास्किंग कर रही है और सैम के साथ 3 कठपुतलियों के साथ लड़ रही है। हालांकि तीसरे ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। आंखें अभी भी उज्ज्वल है, जिसका अर्थ है महिला अपने विचारों को 3 अलग अलग तरीकों से 3 संस्थाओं के बीच विभाजित कर रही है। सैम पूरी तरह प्रभावित हुआ। जैसे ही वह सोच रहा था, उसने तलवार की पुतली को हाथ से पकड़ लिया और उसे गर्म कर दिया। ऐसा वह लगातार करते आ रहे हैं। उन्होंने केवल वायु तत्व और अग्नि तत्व का उपयोग किया ताकि वह 2 कठपुतलियों को लगातार गर्म कर सके। जब 2 कठपुतलियों ने पिन से अटैक किया तो सैम को लगा कि यह एक आदर्श क्षण था। वह मुस्कुराया और हवा में उछल गया और उसने दोनों कठपुतलियों को अपनी बाहों से पकड़ लिया। उन्होंने आंशिक समलन को सक्रिय किया और जैसे ही दोनों कठपुतलियां गर्म होने लगी तो वे सुनहरी लपटों में बदल गईं। उन्होंने आंशिक समलन का उपयोग किया क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा के उपयोग का प्रबंधन करना होता है और पूर्ण समलन में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। पंख की प्रतिक्रिया के कारण उसके पंख वाले कोट की आस्तीन भी सुनहरी चमक रही है। कठपुतलियों की भुजाएं लाल होने लगी, लेकिन इस समय सैम को अत्यधिक खतरे का एहसास हुआ और उसने फर्श पर लुढ़कते हुए कठपुतलियों को छोड़ दिया। एक क्षण पहले वह जिस स्थिति में था, वहां से 3 चाकू गुजरे। उसने तीसरी पुतली की ओर देखा जिसमें 3 खाली छेद थे और उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि तीनों छेद फिर से नए चाकुओं से भरे हुए थे। सैम ने उस दिशा का अवलोकन किया जिस ओर चाकू ताने गए हैं और मोटे तौर पर संभावित प्रक्षेप पथों का अनुमान लगाया। वहां बहुत कम अंधे स्थान है और ऐसे क्षेत्र में पूरी तरह से रहना मुश्किल है जहां इन चाकुओं का कोई खतरा नहीं है। सैम वापस होश में आया और जब उसने कठपुतलियों की भुजाओं की लाल गर्म स्थिति देखी तो उसने अपने हाथों का लक्ष्य बनाया और उन पर पानी छिड़का। पूरा वातावरण अचानक भाप से भर गया। युवती ने भौहें सिकोड़ ली। हालांकि भाप ने उसकी आध्यात्मिक समझ में ज्यादा बाधा नहीं डाली और सैम को आसानी से महसूस किया जा सकता था। भाप के अचानक शामिल होने से उसे विचलित महसूस हुआ और ये थोड़ा निराशाजनक है। उसने लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और उसका स्वागत ये हुआ कि सैम बार बार उसी रणनीति का उपयोग कर रहा है। वह केवल चकमा देने की कोशिश कर रहा है और हर बार वह कठपुतली को पकड़ लेता है, वह उसे गर्म कर रहा है और एक बार जब वह उड़ने वाले चाकू या किसी अन्य कठपुतली के हमले से उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है तो वह कठपुतली पर पानी छिड़कता है और भाप छोड़ता है। ऐसा करीब 1 दर्जन बार तक चलता रहा और युवती परेशान भी होने लगी थी। लेकिन अचानक सैम का अंदाज बदल गया। वह अब ताप का उपयोग नहीं करता था। जैसे ही तलवार की कठपुतली उसकी ओर बढ़ी, जबकि तलवार ने एक केंद्रित तलवार किरण उत्सर्जित की, सैम ने उसे चकमा दिया और अपना हाथ कठपुतली की पीठ पर रख दिया। हथेली सीधी पीठ पर रखी और उसने कठपुतली को एक तमाचा जड़ दिया। अचानक सैम की हथेली के अंदर धातु की डिस्क ने प्रतिक्रिया की और ऐश उल्कापिंड रेत के धागों से मकड़ी के जाल जैसा जाल बन गया। जाल कठपुतली की पीठ पर फैल गया और जैसे ही सैम ने उसे पीछे खींचा, उसने धातु को काट दिया और जाल ने धातु के एक टुकड़े को अपने साथ पकड़ लिया। 1 सेकंड में कठपुतली की पीठ पर एक छेद होता है और सैम अपने हाथों में धातु के टुकड़े को स्थानिक रिंग में डालता है क्योंकि वेब धातु डिस्क में वापस आ जाता है। ये वेब के लिए उनका नया योगदान है। जहां तक इस बात का सवाल है कि निम्न श्रेणी की ऐश उल्कापिंड रेत रैंक 6 धातुओं में कैसे घुस गई, ये लगातार गर्म होने और तेजी से ठंडा होने के कारण होता है। जब सैम ने शुरुआत में कुछ बार कठपुतलियों को खरोचा और उन पर हमला किया तो उन्होंने देखा कि वे किसी भी प्रकार के घर्षण के प्रति बेहद प्रतिरोधी हैं। उनके लिए उन्हें काटना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने बेसिक केमिस्ट्री को चुना। यदि धातु को तेजी से गर्म किया जाता है और उससे भी अधिक तेजी से ठंडा किया जाता है तो ये भंगुर हो जाएगा क्योंकि निरंतर विस्तार और संकुचन के कारण अनाज की संरचना क्षतिग्रस्त हो जाएगी। धातु में एक छोटी सी दरार दिखाई देगी और उन छोटी दरारों की ही उसे आवश्यकता है। तलवार की कठपुतली मुश्किल से ही चल पाती है और वह निश्चित रूप से अपनी भुजाओं को नहीं हिला सकती है क्योंकि उसने उस तंत्र को पूरी तरह से बाहर खींच लिया है जो उसके हाथों को चला रहा है। उसने अपने हाथों को गुहा के अंदर रखा और अपने पंजों का उपयोग करके एक जोड़ को पकड़ लिया और उसे अंदर से अलग कर दिया। नहीं, केवल 2 कठपुतलियां रह गईं। लेकिन कृपान कठपुतली तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि तीसरी कठपुतली पहले की तरह निष्क्रिय नहीं है। उस पर चाकू चलाए जा रहे थे और जब एक चाकू दीवार में घुसा तो सैम को कुछ ध्यान आया। ऐसा लग रहा था कि दीवार कुछ घिस गई है और चाकू नीचे गिर गया है। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी।
चाकू फर्श को भी खराब करने में सक्षम है। सैम की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। फिलहाल चाकू केवल उसी स्थान पर फेंके जा रहे हैं जहां वह खड़ा था, जिससे उसे बचने का मौका मिल सके, लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। अगर चाकू सभी दिशाओं से उड़े तो उन्हें उनसे निपटने में परेशानी होगी। जब वह उनसे निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहा था, उसने देखा कि वह कृपान कठपुतली के पास है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा वह चाहता था। उसकी पीठ कृपान कठपुतली की ओर है और मोटी कृपान रोशनी उसकी पीठ पर बिल्कुल चिपकी हुई है। वह पंखों को सक्रिय करने के लिए पंख वाले कोट में अग्नि तत्व ऊर्जा को इंजेक्ट करने में मुश्किल से सक्षम था, जिसने ब्लेड को काटने से रोक दिया, लेकिन वह हमले के पूर्ण प्रभाव से बचने में सक्षम नहीं था। बल से उसके आंतरिक अंग हिल गए और उसके मुंह के कोने से थोड़ा खून बह गया। युवा महिला सैम की गति को कम करने के लिए चाकुओं का उपयोग कर रही है और उसे कृपान कठपुतली के करीब ले जा रही है, लेकिन जब वह कठपुतली के पास पहुंचेगा तो वह ऐसी स्थिति में होगा कि केवल कठपुतली ही हमला करेगी। जैसे ही सैम ने इधर उधर देखा, वह अधिक सतर्क हो गया। इस बार उसने चाकुओं को चकमा नहीं दिया, बल्कि वह एक जगह खड़ा हो गया और अपने पंजों से चाकुओं को मोड़ना शुरू कर दिया। पंजों का क्षरण नहीं हो रहा है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि सैम पवन तत्व का उपयोग कर रहा है और पंजों और चाकुओं के बीच संपर्क के बिंदु पर एक छोटी दबाव वाली हवा पैदा कर रहा है। हवा का अंतर चाकुओं के प्रक्षेप पथ को मोड़कर विस्फोट कर देता है। जैसे ही सैम ने चाकुओं को बेतरतीब ढंग से घुमाया, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और वह किनारे की ओर उछल गया और जिस चाकू से वह वापस मारने वाला था वह उस स्थिति से गुजर गया और उसके पीछे कृपान कठपुतली में घुस गया। सामान्य तौर पर इन चाकुओं से कठपुतलियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन सैम के कीट ट्रीटमेंट के बाद कठपुतली पहले जितनी मजबूत नहीं रह गई है। जब उसने देखा कि चाकू कठपुतली को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसकी आंखों में एक रोमांचक चमक आ गई। वह इस बात को लेकर परेशान था कि जब ये चाकू उसकी ओर आ रहे हैं तो कृपान कठपुतली से कैसे निपटे। अब चाकुओं ने खुद ही उसे रास्ता दिखा दिया और फिर शुरू हुई युवती की परेशानी। इस बार जब भी सैम चाकू घुमाता तो वह प्रक्षेप पथ बदल देता और कठपुतली को बार बार उसी स्थान पर मारता। जल्द ही छोटा छेद एक बड़े छेद में बदल गया, इतना बड़ा कि पूरा चाकू उसमें जा सके। लेकिन ठीक इसी क्षण चाकू रुक गए और कृपान कठपुतली की ओर से भी कोई हलचल नहीं हुई। सैम तुरंत समझ गया कि युवती सोच रही थी कि आगे कैसे बढ़ना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने कृपान कठपुतली के साथ जो किया वह एक हारा हुआ कारण होगा। लेकिन सैम ने उसके निर्णय लेने का इंतजार नहीं किया और कृपान कठपुतली की ओर अपना रास्ता बना लिया। कृपान कठपुतली तलवार कठपुतली की तुलना में बहुत अधिक मजबूत और बहुत अधिक भारी होती है। उसने कठपुतली को अपनी हथेलियों से थपथपाना शुरू कर दिया और जल्द ही कठपुतली पर एक के बाद एक छेद दिखाई देने लगे। जब तक कठपुतली नीचे गिरी, सैम ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। जब वह पीछे मुड़ा तो चाकू चलाने वाली बड़ी कठपुतली खड़ी हो गई और उसने अपने पैर बगल की तरफ फैला लिए और हाथ भी बगल की तरफ फैला दिए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पैर और हाथ खुल गए और जंजीरों की एक श्रृंखला बाहर निकल आई। जंजीरों के किनारे पर एक ब्लेड है और वे सभी ऐसे घूम रहे हैं मानो वे तंबू हों। सिर भी फट गया और सैम पर छोटी धातु की बाइकें चलाई जा रही हैं। जंजीरें, चाकू और पाइक कठपुतली अखाड़े को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा रही थी। जिन कारीगरों ने इसे बनाया है, अगर उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनके खून की उल्टी निकल पड़ेगी। लेकिन सैम एक अन्य प्रकार की परेशानी का अनुभव कर रहा है। उन पर हर तरफ से हमला हो रहा था और पूरी तरह से अराजकता का माहौल था। उसने पूर्ण शरीर मौलिक सम्मेलन को सक्रिय किया और वह सुनहरी लिप्टों के समूह में बदल गया। इससे वह चाकुओं के जंग के कारण घायल होने से तो बच गया, लेकिन उसे अभी भी जंजीरों से जूझना पड़ता है। धातु की बाइकें खासकर जब गुजरती हैं तो उसे अत्यधिक दर्द हो रहा है। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा जो सामान्य लेवल 2 ग्रैंड रियलम कल्टीवेटर से 5 गुना अधिक है, तेजी से खत्म हो रही थी और सैम का मस्तिष्क भी उसी गति से काम कर रहा है। इससे बाहर निकलने के केवल 2 तरीके हैं और उनमें से एक है रक्तरेखा निषिद्ध कलाओं का उपयोग करना। काफी समय हो गया जब उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था। ये कलाएं श्रेष्ठ वंश के जानवरों में निहित कुछ निषिद्ध कलाएं हैं। सैम के शरीर में 4 श्रेष्ठ जानवरों का खून है और वह उन्हें सक्रिय करने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर उसने उनका उपयोग किया तो वह कम से कम 1 सप्ताह तक अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके आध्यात्मिक केंद्र की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। एक और तरीका है जिस पर वह सोच रहा था कि कोशिश करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर पहली बार असफल हो जाता है या प्रतिद्वंद्वी द्वारा देखा जाता है तो यह शायद 2 बार काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी गतिविधियां रोक दी और तात्विक सम्मेलन बंद हो गया। उसका पूरा शरीर अचानक काले कोहरे से ढक गया था और वह एक झटके में उस जगह से गायब हो गया। ये छाया चूहों की क्षमता है। उसने चाकुओं और जंजीरों की छाया के बीच चमकने का फैसला किया और उसे आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में काम कर गया। छाया चूहों के विपरीत सैम इतनी तेजी से आगे बढ़ने और एक ही पल में लंबी दूरी तय करने में सक्षम नहीं था, लेकिन वह कुछ मीटर तक ऐसा करने में सफल रहा। जैसे ही सैम नीचे गिरा, हमले धीरे धीरे कम हो गए और इससे पहले कि युवती समझ पाती कि क्या हो रहा है, सैम पहले से ही उसके पीछे था और उसने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया। तीसरी कठपुतली, जो एक बहुत बड़ी बाधा है, सैम से भी नहीं निपट पाए। उसने बस उसके चारों ओर एक मोड़ लिया और पीछे से महिला की गर्दन पकड़ ली। टकरा जाना। उसने तुरंत कठपुतली पर नियंत्रण खो दिया और विशाल धातु संरचना गिर गई, जिससे मलबा और धूल उठने लगी। सैम आखिरकार उसकी गर्दन पकड़ने के बाद शांत हो गया। वह उसकी गर्दन तोड़ने और उसे मारने से सिर्फ 1 कदम दूर है, लेकिन किसी कारण से वह खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर सका। उसके पास उसे मारने के लिए पर्याप्त कारण थे, क्योंकि उसने ही इसकी शुरुआत की थी। लेकिन छोटी सी बातचीत से उन्हें यह एहसास हो गया था कि हत्या का इरादा दुश्मनी के कारण नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वह कोई और रास्ता नहीं जानती हो। यदि सैम उसे फॉर्मेशन सिम्युलेटर देने के लिए सहमत नहीं होता है तो उसे मारने के अलावा इसने उसे अपने पिछले जीवन की कुछ घटनाओं की याद दिला दी और उसे अपने अंदर एक हल्की सी अनिच्छा उभरती हुई महसूस हुई, जिससे वह उसे मारने से झिझकने लगा। युवती चुप रही और जब सैम सोच रहा था, उसने उस पर गहरे लाल रंग की लपटों से बना एक आग का गोला फेंक दिया। आग की लपटें काफी तेज हैं।
हालांकि वे सुनहरे सूरज की लपटों के बराबर नहीं हैं, वे बेहद मजबूत हैं, लेकिन हमला बहुत कमजोर था क्योंकि उसने पहले लड़ाई में अपनी सारी ताकत खो दी थी। 3 कठपुतलियों ने उससे लड़ने के लिए उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग किया और इस स्थिति में वह सैम को हराने में सक्षम नहीं होगी। सैम ने अपना सिर हिलाया और बिना कुछ किए उसे नीचे जाने दिया। कहने से पहले उसने फॉर्मेशन सिम्युलेटर निकाला और उसे दे दिया। आपका नाम क्या है और आप कहां से हैं? ... लगभग आधे घंटे बाद सैम बाहर आया और उसे अपने तरीके से जाने दिया। वह गहराई से सोच रहा था। वह उस लड़की से कई बातें जान सकता था, ज्ञान के प्रति उसकी प्यास और उन चीजों की खोज जो उसके कौशल में सुधार कर सकती है और यहाँ तक कि मृत्यु के कगार पर अटूट दृढ़ संकल्प। वह अपने पिछले जीवन में इन सब से गुजर चुका है, इसीलिए उसने उसे रहने के लिए छोड़ दिया। यदि स्थिति उत्पन्न होती है और वह उससे दोबारा मिलती है तो वह देखना चाहेगी कि वह कितना बदल जाएगी। लड़ाई के बाद उनकी बातचीत से उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए। सिरोना। सैम ने गगनचुंबी इमारत की ओर चलते हुए उसका नाम बुदबुदाया। सूरज पहले ही डूब चुका है और थोड़ी देर आराम करना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सैम को ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। एक आदमी हाथ में किताब लेकर उसकी ओर दौड़ा। जब सैम ने सामग्री पढ़ी तो वह भौंचक कर रह गया और तुरंत वहां से चले जाने का संकेत निकाल लिया। इस वक्त सैम के शहर से 500 मीटर की दूरी पर चेनसिकल वाला युवक एक चट्टान पर बैठा है और भीषण युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। उसने कुछ गोलियां खाई और वह वापस आकार में आ गया। उसने अपने सामने 3 लोगों की ओर देखा। जैक, फिलिप और वॉट उसे बेहद गुस्से से देख रहे हैं। यह आदमी कहीं से आया और चुपके से हमला कर दिया। भले ही वह केवल लेवल 3 ग्रैंड रियल कल्टीवेटर है, वह उनके सामने आए किसी भी सामान्य कल्टीवेटर से अधिक शक्तिशाली है। वे एक कड़वी लड़ाई से गुजरे हैं लेकिन केवल उसके वश में हुए हैं। इससे भी अधिक क्रोधित करने वाली बात यह है कि यदि यह सीधा टकराव होता तो वे भाग सकते थे, लेकिन इस आदमी ने जाल बिछाया और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे केवल 500 मीटर की दूरी पर थे और वे भागने में भी सक्षम नहीं थे। शहर भागने के लिए एकमात्र आशा की किरण यह है कि लड़ाई एक तरफा नहीं है। कम से कम वे इस आदमी को पूरी तरह से थका देने में सक्षम थे। लेकिन उनकी आंखों के ठीक सामने सिर्फ एक गोली से न केवल यह व्यक्ति ठीक हो गया, बल्कि उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा भी वापस पा ली। इससे वे बहुत स्तब्ध हो गए। उसे अपनी चरम अवस्था में वापस आने में केवल 5 मिनट लगे। जब वे स्थिति से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने हवा की सीटी सुनी और सैम हॉबिंगर पर आ गया। उसने स्थिति को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। आसपास के माहौल से पता चला कि लड़ाई सचमुच बहुत तीव्र रही है, लेकिन तिकड़ी को हराने वाला दूसरा पक्ष बिल्कुल भी घायल नहीं दिख रहा है। उनकी पोशाक में कुछ आंसू और त्वचा निकली हुई है, लेकिन घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उसकी तुलना में सैम, जिसने हाल ही में एक गंभीर लड़ाई लड़ी थी, काफी खराब स्थिति में है। यहाँ तक कि अब भी वह हॉबिंगर की ऊर्जा कोशिकाओं से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। सिरोना के साथ उसकी लड़ाई कहीं भी औसत दर्जे की नहीं थी। उन्हें अभी भी कुछ घाव है और उसकी वजह से कुछ मांसपेशियों में दर्द है और आध्यात्मिक ऊर्जा आधी ही है। उसने दूसरे पक्ष को आकार दिया जिसने ऊपर से नीचे तक काली पोशाक पहनी हुई है, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी काले कपड़े से ढका हुआ था और केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उसकी पीठ पर एक जंजीरदार हंसिया लटकी हुई है। जैसे सैम उस व्यक्ति का आकार माप रहा था, वह वैसा ही कर रहा है और उसकी आंखों में आश्चर्य का संकेत है। दरअसल यह आश्चर्य से ज्यादा झटका है। आप कौन है? उस आदमी ने आश्चर्यचकित स्वर में सैम से पूछा। यदि आप मुझे नहीं जानते तो आप यहाँ नहीं होते, सैम ने लापरवाही से उत्तर दिया। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जो व्यक्ति इन तीनों को अकेले ही एक सामान्य व्यक्ति से हरा सके, वह बेहद ताकतवर हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह डरता है। जब दूसरे पक्ष ने उसका उत्तर सुना तो उसे होश आया और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ 20 फुट में आएं। उसने ऐसे पूछा जैसे उन दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। सैम ने भौहें चढ़ाई। यह आदमी अपने आप में इतना भरा हुआ है, वह सिर्फ एक छाया तलवार नहीं मांग रहा है, वह सैम को अपने गुट में आने के लिए भी कह रहा है। बेहतर होगा कि अब आप उन्हें छोड़ दें, अन्यथा मुझे ले जाना तो दूर, आप अपने 20 फुट में वापस नहीं जा पाएंगे। जब सैम ने ये शब्द कहे तो युवक ने भौहें सिकोड़ ली और फिर बाकी तीनों की ओर देखा। ऐसा लगता है अगर मैं उन्हें ले जाऊं तो तुम मेरा पीछा करोगे, उसने सैम से कहा और 3 स्क्रॉल निकाले। जब सैम ने स्क्रॉलों को देखा तो भौहें चढ़ गईं और उसने एक चाल चली। जैसे ही वह बोर्ड पर चमका, हरबिंदर ने हवा में सीटी बजाई। उसने रीपर निकाला और सीधे उसके सिर पर वार कर दिया, लेकिन दरांती संपर्क बिंदु पर दिखाई दी और इसे पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। सैम यही नहीं रुका और उसका निशाना वह आदमी नहीं बल्कि 3 स्क्रॉल है। उसने अपनी तलवार में पवन तत्व की ऊर्जा को केंद्रित किया और स्क्रॉल पर वार किया। उन स्क्रॉलों में से एक, जिस पर कई शिलालेख हैं, पर गया और उस स्थान पर कुछ स्थानिक आंसू आ गए। यह एक स्थानांतरण स्क्रॉल है और काफी उच्च स्तर का है। वास्तव में इसे स्थानांतरण स्क्रॉल कहने के बजाय वे एक पोर्टेबल अंतरिक्ष द्वार की चाबियां हैं जहां से 6 प्रमुख शक्तियों के लोग पश्चिमी महाद्वीप में प्रवेश करते थे। दरांती वाले युवक ने गंभीर भाव से सैम की ओर देखा। सैम ने अग्रदूत को हटा दिया और वहीं स्थिर खड़ा रहा। उन्होंने अपने मुंह के अंदर स्पेस जेट डाला और ऊर्जा कोशिकाओं से ऊर्जा लेना शुरू कर दिया। प्रतिद्वंद्वी को लग सकता है कि सैम तेजी से ठीक हो रहा है, लेकिन छाया तलवार और उनकी भर्ती अब उसके लक्ष्य नहीं है। उसे कुछ सत्यापित करने के लिए सैम को 20 फुट में ले जाना होगा। वह सैम को मारना भी नहीं चाहता, उन्हें मामले का सत्यापन करना होगा। वह धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा और उन तीनों के पास पहुंचा जो मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। सैम सतर्क हो गया, हालांकि उनके बीच कोई भी नहीं है जो आगे बढ़ रहा हो। तनाव बहुत अधिक है। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और यदि उनमें से किसी ने भी हमला करने के लिए अपनी ऊर्जा बढ़ा दी तो ये पूरी तरह से अराजकता पैदा कर देगा। समस्या यह है कि उनमें से एक भागना चाहता है और भागना तत्काल संचरण होगा। यदि सैम ने कोई चाल चली तो उस आदमी को रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। भले ही वह छाया चमकाने का सहारा ले, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे बुरी बात यह है कि दूसरा पक्ष भी 3 लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहा है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी क्षमता पर है।
युद्ध में सैम को सभी प्रकार की हानियां होती हैं, यहाँ तक कि अगर उसने जानवरों को बाहर निकाल दिया तो भी वही हो सकता है। ऊर्जा में थोड़ा उतार चढ़ाव ही काफी है और लड़ाई खत्म हो जाएगी। वह पहले प्रयास से निपटने में कामयाब रहे और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि ये दोबारा काम करेगा। सैम इस बात से बेहद चकित है कि जिस आदमी ने इतनी बहादुरी के साथ शहर में एक स्क्रॉल भेजा था वह अब उससे लड़ने को तैयार क्यों नहीं था। इससे वह पूरी तरह से चकित हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। वह घाटे में है। उसने तीनों की तरफ देखा और आंखों से इशारा करने लगा। वे धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भी पुनः प्राप्त कर रहे हैं। जब प्रतिद्वंद्वी ने ये इशारे देखे तो उसने एक चाल चली। ठीक इसी क्षण सैम ने 3 ऊर्जा कोशिकाएं उगली जो आध्यात्मिक पत्थरों के आकार की हैं। प्रतिद्वंद्वी ने उन तीनों पर 3 स्क्रॉल चिपका दिए और तीनों सेल स्क्रॉल की ओर उड़ रहे हैं। प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें देखा और चेन सिकल से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से केवल एक को ही मार सका क्योंकि वह स्क्रॉल को सक्रिय करने में व्यस्त था। ऊर्जा कोशिकाएं फिलिप और जैक के स्क्रॉल पर गिर गईं और जो वॉट को भेजी गई थी वह छूट गई। ऊर्जा कोशिकाएं फट गईं और स्क्रॉल काम करने में विफल हो गए क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह से रुक गया। ठीक इसी क्षण जैसे ही उनका स्थानिक स्थानांतरण शुरू हुआ, प्रतिद्वंद्वी और वॉट चमक उठे। सैम की परछाई चमकी और कटने ही वाली थी, लेकिन वे गायब हो गए। मैं संजय हूँ। अगर तुम अपने दोस्त को ढूंढना चाहते हो तो 1 साल में आकर मुझे बीस्ट फुट में ढूंढ लो। तब तक चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त सुरक्षित रहेगा। सैम तबाह हो गया था। उसने उस स्थान को देखा जहां से वॉट गुस्से में गायब हो गया था। वह असमर्थ होने के कारण खुद को मौत के घाट उतार देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को संभाला और वापस चलने लगा। वापस आओ और आराम करो। वह अपना गुस्सा बाहर नहीं आने देना चाहता था। वह इस भावना को अपने अंदर संजोए रखेगा और जानवर गुट को ये देखने देगा कि उसके दोस्त के अपहरण के परिणामों को सहन करने के लिए उसे क्या करना होगा। वह उन्हें दिखाएगा कि जीवित नर्क क्या होता है। वे शहर वापस चले गए और सैम ने फेलिशिया को उन्हें उनके कमरे दिखाने का काम सौंपा। फेलिशिया, जो अपनी प्रशिक्षण यात्रा के दौरान वॉट का पीछा करने वाली थी, वॉट द्वारा जाने से पहले उसे शहर में चुपचाप छोड़ दिया गया था। यात्रा समाप्त होने के बाद सैम ने उससे निपटने का फैसला किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मौका पाने से पहले उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। सैम ने उनसे उनके प्रशिक्षण के बारे में बात नहीं की और 6 महीने की लंबी कठिन यात्रा के बाद उन्हें आराम करने के लिए छोड़ दिया। इस समय जानवर गुट के एक द्वीप में संजय वॉट के साथ दिखे। द्वीप पर खुली हवा में एक संरचना है। संजय की ओर देखते ही वॉट की आंखों में खून उतर आया। संजय ने केवल उदासीनता से उत्तर दिया। उसने वॉट पर से रोक हटाते हुए कहा, आपको संयमित महसूस करने की जरूरत नहीं है, घर जैसा महसूस करें। मैं गुट के मुख्य शिष्यों के साथ निवास की व्यवस्था करूंगा और आप वहां रह सकते हैं। बस आसपास महसूस करें और देखें कि क्या आपको यहाँ पसंद है। आप अन्य लोगों के साथ व्याख्यान में भाग ले सकते हैं। शिष्यों और शिष्यों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपके बॉस से कहा था कि मैं आपकी देखभाल करूंगा, लेकिन फिर भी आपकी प्रतिभा अच्छी है और आपकी युद्ध जागरूकता और कौशल औसत से ऊपर है। मुझे लगता है कि आप में काफी संभावनाएं हैं और अगर आपको ये पसंद है तो आप हमारे गुट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका बॉस जल्द ही यहाँ शामिल होगा। वॉट एक सेकंड के लिए चुप रहा और बोला, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप इसमें शामिल होने के लिए एक और गुट ढूंढना शुरू कर दें। संजय ने भौहें सिकोड़कर पूछा, आपका क्या मतलब है? वॉट ने खड़े होकर कहा, आपको 1 साल में ठीक ठीक पता चल जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। इन शब्दों के साथ वह आत्मविश्वास से चलने लगा और उसने संजय को रास्ता दिखाने का इशारा भी किया। इससे संजय हैरान हो गया कि जिस व्यक्ति का अपहरण किया गया हो वह ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। वह असमंजस में था कि वॉट को यह आत्मविश्वास कहां से मिला। जहां तक वॉट की बात है, उन्होंने स्वयं इस अवसर को एक अन्य प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में लिया। अभी 1 साल ही हुआ है और चूंकि यह स्थान 6 प्रमुख शक्तियों में से एक है, तो इस संगठन के कुलीनों से लड़ने का युद्ध अनुभव प्राप्त करने का मौका छोड़ने का कोई कारण नहीं है। यदि उसने यह अवसर छोड़ दिया तो वह मूर्ख होगा। इस समय सैम स्नान कर रहा है। उसने अपनी सारी शक्तियां त्याग दी और अपने ऊपर डाले जा रहे ठंडे पानी को अपने अंदर ले रहा है। उनके शरीर पर कुछ चोट के निशान हैं और पानी के संपर्क में आने पर चुभने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और सब कुछ अंदर ले रहा था। 2 दिन बीत गए और जल्द ही उद्घाटन का दिन आ गया। इन 2 दिनों में सैम किसी से नहीं मिला। भले ही उसे कुछ प्रशासनिक मामले निपटाने थे, उसने बाहर आने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वह कुछ समय के लिए आराम करने के अलावा कुछ नहीं करना चाहता था। फिलिप और जैक ने नवनिर्मित होटल में आमंत्रित मेहमानों का स्वागत करने और उनके रहने की व्यवस्था करने का जिम्मा खुद उठाया। इन मेहमानों के लिए होटल की स्थिति बिल्कुल नहीं है। वे रूम सर्विस और हाउसकीपिंग की उपस्थिति से पूरी तरह से दंग रह गए। वे केवल सराय और गेस्ट हाउस जानते थे। बहुमंजिला होटल निश्चित रूप से एक नई चीज है। कुछ ड्यूक जो सैम से कभी नहीं मिले थे, वे भी आए और वे सैम द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत न करने की शिकायत कर रहे हैं। उसके लिए फिलिप आग के पास गया और कुछ शब्द कहे। सैम पूरी तरह से नाराज है और अच्छे मूड में नहीं है और ऐसा लगता है कि आपके ड्यूक को कुछ मौखिक दस्त हो गए हैं। वह बस अपना बयान छोड़कर अपना काम करने चला गया। दरअसल ये ड्यूक केवल कुछ पानी का परीक्षण करना चाहते हैं। उन्हें आग द्वारा चेतावनी दी गई थी कि सैम को नाराज न करें और वह कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इन गीजरों ने सैम को ज्यादा श्रेय नहीं दिया। ज्यादा से ज्यादा उन्हें लगा कि वह अपने आविष्कारों में बुद्धिमान था, लेकिन बस इतना ही। आखिरकार लोग दूसरों को अपने मानकों के आधार पर आंकते हैं, लेकिन उनके कार्यों के परिणामस्वरूप उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। उस रात आग होटल के सभी कमरों में गया और प्रत्येक ड्यूक की अच्छी पिटाई की। उद्घाटन के दिन सैम आए। वह सामान्य स्थिति में वापस आ गया है। वॉट के गायब होने की निराशा के गुस्से के कोई निशान नहीं है। वह अपने ठंडे, स्मार्ट और पढ़ने में कठिन स्व में वापस आ गया है। उद्घाटन में पूरा दिन लगा और एक एक कर सभी तरह की बातें बताई जा रही हैं। यहाँ तक कि कुछ फैक्ट्रियों का दौरा भी किया गया है, जहाँ पावर हथौड़ों और सकुलारी का परीक्षण किया जा रहा है, जिनका उपयोग धातुओं को काटने के लिए किया जा सकता है और जो भाप इंजन द्वारा चलाए जाते हैं।
उन्होंने उन्हें पूरी उत्पादन लाइन नहीं दिखाई, लेकिन परीक्षण चरण और प्रदर्शन दिखाए। पूरे दिन के बाद रात में एक भोज था, जहां सभी मेहमान एकत्र हुए और एक दूसरे से बातचीत की और अपने संबंधों को बढ़ाया। सैम केवल कुछ मिनटों के लिए वहां रुके और बैठक कक्ष में चले गए। अंदर आता अपने 2 और अधीनस्थों के साथ बैठा है। वह उनके सामने बैठ गया और बोला, आपने देखा मैं क्या कर सकता हूँ। मैं वज्र देवता मंदिर को बहुत सी चीजें प्रदान कर सकता हूँ और चूंकि हमारे बीच ज्यादा दुश्मनी नहीं है, इसलिए मुझे आपके साथ साझेदारी करने में कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मैं सोसाइटी में प्रवेश करना चाहता हूँ 6 प्रमुख शक्तियाँ। जहां तक छाया तलवार की बात है, वह रुका और छाया वाली तलवार निकाली और तलवार को अपनी शक्ति की आभा छोड़ने दी। मुझे स्वीकृति मिल गई और यह अब मेरी है। मेरे पास इसके लिए एक विकल्प है। सैम ने मेज पर एक स्थानिक वलय रखा और जारी रखा, तुम वापस जाओ और इसे उच्च अधिकारियों को दिखाओ। यदि संभव हो तो सीधे मंदिर के मुखिया के पास जाओ और उनसे कहो कि इस अंगूठी के अंदर जो कुछ है उससे 10 गुना अधिक मेरे पास है और मैं बदले में ये तुम्हें देने को तैयार हूँ। उन्होंने ये बताना जारी रखा कि वह मेज पर क्या लाते हैं और उनकी चर्चा 2 घंटे से अधिक समय तक चली। उसके बाद वज्र देवता मंदिर से उन तीनों का संयम टूट गया और वे स्क्रॉल के साथ वहां से चले गए। नए शहर को देखते हुए सैम ऊपरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में वापस चला गया। वह एक ही दिन में करोड़ों की कमाई करेगा और पहले दिन की कमाई ही अरबों में होगी। महाद्वीप के करोड़ों लोग उसके ग्राहक हैं। उन्होंने अनिवार्य रूप से कई परिवारों से व्यवसाय छीन लिया। उन्होंने 4 प्रमुख टावरों के उत्पादों को लोगों के लिए सुलभ बना दिया और पाक का अत्यधिक आकर्षण है। कई कुलीन परिवारों और अन्य व्यापारियों का व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो जाएगा, कम से कम ड्यूकडॉम की राजधानियों में। अन्य शहरों में अभी भी व्यवसाय की संभावनाएं हैं, लेकिन प्रमुख व्यवसाय ड्यूकडॉम राजधानियों में होता है। वे सब क्रोध से दांत पीस रहे हैं, परंतु कुछ नहीं कर सकते। वे बस इसे दबाकर रख सकते हैं और अपना मुंह बंद कर सकते हैं। सैम ने अपने विचारों को सुलझाना शुरू कर दिया कि अब तक क्या हुआ और भविष्य में क्या होगा। विरासत के महल को 1 साल से थोड़ा अधिक समय हो गया है और इसे फिर से खोलने में अभी भी लगभग 2 साल बाकी है और उसकी साधना गति से सैम नवजात अवस्था में होगा। जहां तक सटीक साधना स्तर का सवाल है, वह नहीं जानता, क्योंकि इस बात की कई संभावनाएं हैं कि उसे अपने शरीर और मानसिक शक्ति को सुधारने में कितना समय लगेगा। और एक और मुद्दा है, क्योंकि एक छोटी सी सफलता पाने में भी अधिक समय लगेगा, क्योंकि वह लगातार सुधार कर रहा है और नवजात चरण में वह शुरुआती 3 चरणों में 1 वर्ष से अधिक समय भी बिता सकता है। जहां तक अन्य चीजों की बात है, उसे यथाशीघ्र बीस्ट वुड का दौरा करना होगा। वह नहीं जानता क्यों, लेकिन सैम को लगा कि संजय के पास छाया तलवार के अलावा और भी कारण हैं जो उसे जानवर गुट में जाने के लिए मजबूर करते हैं। उसकी हरकतें बहुत रक्षात्मक हैं और वह सैम को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि सैम को पीटने और उसे जबरदस्ती अपने कब्जे में लेने का विकल्प निश्चित रूप से मौजूद है। निस्संदेह ये केवल एक विकल्प है और कोई भी अंतिम परिणाम नहीं जानता है। लेकिन उस समय सैम की स्थिति के अनुसार ये वास्तव में 50% सफलता के साथ एक व्यवहार्य विकल्प है। सैम ने उस विचार को अपने दिमाग में फेंक दिया, कारण चाहे जो भी हो, उसे जितनी जल्दी हो सके उस लड़के को ढूंढना होगा। लेकिन समस्या यह है कि सैम के पास 6 प्रमुख शक्तियों की जानकारी और कामकाज तक कोई पहुंच नहीं है। उसके पास बहुत कम जानकारी है और यह भी कि मध्य महाद्वीप के आसपास चीजें कैसे काम करती हैं। जहां तक उल्कापिंड रेत द्वीप की बात है, तो वहां जाने से पहले उसे 6 महीने और इंतजार करना होगा। चूंकि इस वर्ष की सुलभ अवधि पहले ही बीत चुकी है। उल्कापिंड की रेत के बारे में सोचते ही सैम को अचानक उस व्यक्ति की याद आ गई जो ब्लड गोलेम्स का उपयोग करता है और वह जैक को मामले के बारे में बताने गया। जैक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन अपने पिता के हत्यारे से मिलने गया और जब सैम अपने कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि फिलिप प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहा है। फिलिप और सैम के कमरे में बैठ गए। उन दोनों के हाथ में कुछ बर्फ के साथ ताज़ा कुचले हुए फलों का रस है। वे बहुत देर तक कुछ नहीं बोले, क्योंकि वे फर्श पर बैठे रहे और फर्श से छत तक की खिड़की से शहर के दृश्यों को देखते रहे। वे उस शहर की राजसी सुंदरता को आत्मसात कर रहे हैं जिसे सैम ने 6 महीने में बनाया था। आधे घंटे से अधिक की चुप्पी के बाद आखिरकार फिलिप ने बात की। हम कब जा रहे हैं? हालांकि उसने किसी विशेष बात का उल्लेख नहीं किया, सैम समझ गया अब उन्हें केवल एक ही जगह जाना है और वह है बीस्टवुड। केंद्रीय महाद्वीप के आसपास 6 से अधिक प्रमुख शक्तियां हैं। फिलिप ने एक घूंट पीने के बाद जारी रखा। इस ग्रह पर मूल रूप से 5 प्रमुख महाद्वीप, 6 देश, 6 द्वीप समूह और 10 बड़े द्वीप हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा खोजा और खोजा गया है या खोजा जा रहा है। उनमें केंद्रीय महाद्वीप सबसे बड़ा है और जानवर भूमि पर शासन करते हैं। मध्य महाद्वीप के चारों ओर 6 द्वीप समूह हैं जिन पर 6 प्रमुख शक्तियों का कब्जा है और 12 बड़े द्वीपों पर 8 छोटी शक्तियों और 4 प्रमुख व्यवसायों का कब्जा है। हालांकि चारों प्रमुख पेशे शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा क्षेत्र नहीं है, बल्कि उनके पास मध्य महाद्वीप में कुछ शिविर हैं जहां से वे संसाधन इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे द्वीप भी हैं जिन पर दृष्टा जैसे कुछ छोटे व्यवसायियों का कब्जा है। जब हम संसाधनों की तुलना करते हैं तो केंद्रीय महाद्वीप के अलावा 5 प्रमुख महाद्वीपों में से शेष 4 उतने महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए प्रमुख शक्तियों ने इन महाद्वीपों को अधिक महत्व नहीं दिखाया। वे अर्थात उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी महाद्वीप है। जैसा कि आप जानते हैं, अब पश्चिमी महाद्वीप में एकमात्र देश है, लेकिन शेष महाद्वीप काफी विभाजित है और उनमें कम से कम 3 साम्राज्य हैं। 6 देश ऐसे हैं जो महाद्वीपों के पास फैले हुए हैं। वे भी बड़े द्वीप हैं, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 6 प्रमुख शक्तियों के लिए वे हैं थंडर देव मंदिर, लाइटनिंग स्पीयर संप्रदाय, थंडरबोल्ट संप्रदाय, द बीस्टवुड उसेन संप्रदाय, द गार्डन, वज्र देवता मंदिर, बिजली भाला संप्रदाय और वज्र बोल्ट संप्रदाय। एक समय केवल बिजली कृषकों के संप्रदाय थे, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरों को भी स्वीकार करना शुरू कर दिया। गार्डन एक संप्रदाय है जो ज्यादातर लकड़ी के तत्वों के उपयोगकर्ताओं पर केंद्रित है और उनमें कुछ जड़ी बूटी विशेषज्ञ, गोली विशेषज्ञ, औषधि विशेषज्ञ हैं और फार्मास्यूटिकल टॉवर में उनका काफी दबदबा है। उसेन संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो काफी विविध है और इसमें सभी प्रकार के कृषक हैं, लेकिन उनके पास कई कारीगर, निर्माण स्वामी और शिलालेख स्वामी हैं।
इन 3 प्रमुख व्यावसायिक संघों पर उनका कुछ प्रभाव है, लेकिन वे इन टावरों के संचालन में शामिल नहीं होंगे। जानवर गुट, यह एकमात्र गुट है जो मध्य महाद्वीप के जानवरों के साथ बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। जानवर गुट के पास केंद्रीय महाद्वीपों में जानवर जनजातियों के कुछ सहयोगी हैं। वे तटस्थ जानवर हैं जो मनुष्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हैं और अन्य जानवर जनजातियों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं जो मनुष्यों पर हमला करते हैं और मानव शक्तियों के साथ लगातार युद्ध में रहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे पशु योद्धा कला में विकास करते हैं। सैम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वो लगभग सोच रहा था कि पशु योद्धा कलाएं इस दुनिया में विलुप्त हो गई हैं, क्योंकि उसे पशु योद्धा कलाओं पर एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला। भले ही वॉट ने देखा कि वे अपनी पिछली लड़ाइयों में पशु योद्धा थे, लेकिन उन्हें इस बारे में उनसे बात करने का मौका नहीं मिला और इसलिए उन्हें विवरण नहीं पता है। तो वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिलिप ने उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया और अपना स्पष्टीकरण देना जारी रखा। उनके जन्म के बाद से उनके पास एक जानवर साथी होगा और उन्होंने जानवर के साथ एक समझौता किया होगा और वे हमेशा एक साथ लड़ेंगे। वे वास्तव में काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन इसने उन्हें कुछ जानवर जनजातियों के साथ शत्रुतापूर्ण भी बना दिया क्योंकि उन्हें ये तथ्य नापसंद था। उन्होंने कुछ शावकों के जन्म के बाद से ही उनका ब्रेन वॉश करने के तरीकों का उपयोग किया जा रहा है और पशु की स्वीकृति प्राप्त करने वाले कृषक के बजाय उन्हें कृषकों के साथ जबरदस्ती रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बीस्ट गुट मूलतः 4 परिवारों से बना है और प्रत्येक परिवार का बीस्ट पालन के संबंध में एक अलग दृष्टिकोण था। उनमें से एक का मानना था कि वह जानवर की स्वीकृति प्राप्त कर लेता है, एक जानवर पर दबाव डालता है और उसे कठपुतली की तरह काम करवाता है। उनमें से एक बिना किसी समझौते या अनुबंध के सीधे रक्तपात का इंजेक्शन लगाता है और उनमें से आखिरी जानवर को वश में करने पर निर्भर करता है। लगभग 20 साल पहले उनके बीच आंतरिक संघर्ष हुआ था और तब से उनके रिश्ते खराब हो गए हैं, लेकिन दुश्मनों का सामना करते समय वे वास्तव में काफी एकजुट होते हैं। फिलिप ने अपने गिलास में जूस पी लिया और कहने से पहले एक गहरी सांस ली। मैं वास्तव में पश्चिमी महाद्वीप से नहीं हूं और निश्चित रूप से एवरग्रीन परिवार से नहीं हूं। मेरा जन्म उसैन संप्रदाय में हुआ था। मेरे पिता एक महान कारीगर हुआ करते थे जो कठपुतलियां बनाने में काफी माहिर थे, लेकिन वह संप्रदाय के भीतर बने किसी भी प्रतिष्ठित गुट से नहीं है और उन्होंने हमेशा तटस्थ रुख बनाए रखा है। 11 वर्षों तक मेरा पालन पोषण उसी स्थान पर हुआ। सभी 6 प्रमुख शक्तियों में प्रत्येक बच्चे को 4 वर्ष की आयु में शिक्षा में नामांकित किया जाएगा। उन्हें खेती, व्यापार, अपने स्वयं के संगठन का इतिहास, अपने दुश्मनों और तत्वों के उपयोग आदि से संबंधित विभिन्न ज्ञान का अध्ययन करना होगा। इसमें शिक्षा के साथ साथ कुछ ब्रेन वॉशिंग भी शामिल है ताकि उनकी युवा पीढ़ी संगठन के प्रति वफादार रहे और स्पष्ट रूप से अपने दुश्मनों के प्रति गहरी नफरत रखे। मेरे पिता की संगठन में ज्यादा उपस्थिति नहीं है क्योंकि वह संगठन की गतिविधियों और संचालन में खुद को शामिल नहीं करते थे। वैसे भी वह इसमें एक आम शिष्य के तौर पर शामिल हुए थे। वह मुख्य शिष्यों के लिए अनुकूलित हथियार, कठपुतलियां और कुछ अन्य चीजें बनाते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब मेरे पिता को मध्य महाद्वीप पर कुछ मिला। यह एक खजाने का बक्सा जैसा कुछ था जो खुल नहीं सकता था। यह एक पहेली पर आधारित काम करता है और मेरे पिता इस तंत्र से बहुत प्रभावित थे। जब उन्होंने शोध करना शुरू किया और प्राचीन अभिलेखों को देखा तो उन्हें बहुत कम जानकारी मिली। इस तथ्य के अलावा कोई सटीक विवरण नहीं है कि यह रहस्यमय है और कुछ रहस्य हैं जिन्हें उजागर किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि प्रमुख शक्तियों के वयस्क कैसे सोचते हैं, लेकिन वे रहस्यमय शब्द को खजाने से जोड़ देंगे और संप्रदाय के सबसे बड़े बुजुर्गों में से एक बस उस बक्से को अपने पास रखना चाहता था और बस इतना ही। मेरे पिता को जहर दे दिया गया था, लेकिन वह बक्सा मेरे पास होने के कारण उसका पता नहीं लगा सका। मैं बस इसे एक रात के लिए छुपाकर अपने पिता के साथ एक मजाक करना चाहता था और उसी रात मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ को नहीं पता कि यह उस बक्से के कारण था, लेकिन वह बड़ा बुजुर्ग हमारी जान के पीछे पड़ा था। हमें नहीं पता था कि कहाँ जाना है क्योंकि हम अलग थलग थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने बड़े बुजुर्ग के दर्जे का अच्छे उपयोग के लिए उपयोग किया है। हमें मदद मांगने का मौका ही नहीं मिला। मेरी माँ हताश होकर मेरे साथ भाग गई और हम अंतरिक्ष द्वार पर पहुंचे। किसी भी अंतरिक्ष द्वार का उपयोग उन्हें हमारे स्थान तक ले जाएगा, इसलिए मेरी माँ ने एक अलग रास्ता चुना। ठीक उसी तरह जैसे कि 6 प्रमुख शक्तियों के लोग हमें ढूंढने आए थे, उसने एक तरफा अंतरिक्ष द्वार का विकल्प चुना। उसने उसकी खेती को नष्ट कर दिया और अंतरिक्ष द्वार को एक यादृच्छिक स्थान पर स्थापित करने के लिए कुछ शिलालेखों को सक्रिय कर दिया और हम पश्चिमी महाद्वीप में पहुंच गए। बड़े बुजुर्ग उसी स्थान द्वार का उपयोग नहीं कर सके क्योंकि उनकी खेती बहुत अधिक है, और चूंकि मेरी माँ ने कुछ निर्देशांक भी नहीं चुने थे इसलिए उन्हें सटीक स्थान नहीं मिल सका। ये सब मुझे अपने पिता की डायरी पढ़ने के बाद ही पता चला, जिसे मैंने बक्से से दूर छिपा दिया था। बक्सा अभी भी मेरे पास है। जब भी मैं इसे देखूंगा मुझे अपने पिता की मृत्यु की याद आ जाएगी। मैं अपने पिता की तरह एक कारीगर बनना चाहता था, लेकिन मुझमें सीखने के लिए अंतिम कदम उठाने का साहस नहीं था। फिलिप ने इसे समाप्त किया और राहत की सांस ली। हालांकि वह पूरी जानकारी में नहीं गया, इसे अपने अतीत को बताने के रूप में गिना जाता है और उसे अपने सीने से एक बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। सैम विशेष रूप से भावुक महसूस नहीं कर रहा था। भावुक होने से कोई फायदा नहीं है। यदि भावुक होने से चीजें हल हो सकती हैं, तो सैम अपने पिछले जीवन में सैकड़ों घंटों तक रोया था। ये जानने के बाद कि रोने से कुछ भी हल नहीं हो सकता, उसने अपने आंसुओं को अधिक महत्व देने का फैसला किया। बेशक वह फिलिप के अतीत से दुखी था। उसे यह जानने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि फिलिप की मां के साथ क्या हुआ होगा। उसने जबरदस्ती उसकी खेती नष्ट कर दी, जिससे उसके आंतरिक अंगों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता था और उसकी मृत्यु हो सकती थी। वह पूछना नहीं चाहता था, लेकिन उनके मन में कुछ और विचार भी हैं। क्या आप सिरोना को जानते हैं? सैम ने धीमे स्वर में पूछा। अचानक फिलिप स्तब्ध रह गया। तुम उसे कैसे जानते हो? फिलिप ने आश्चर्य से पूछा। उस रात की बातचीत के बाद सैम अपने विचारों को सुलझा रहा है कि उसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए और प्रत्येक परिदृश्य उसके प्रस्ताव के प्रति थंडरदेव मंदिर के रवैये पर आधारित होगा। जब वह सोच रहा था, 6 प्रमुख शक्तियों में से 3 इस समय सैम के बारे में गर्मागर्म चर्चा में है। पहला थंडरदेव मंदिर है। वह मंदिर के प्रमुख के साथ एक निजी बैठक में थे। प्रत्यक्ष वंशज के रूप में उसके पास कुछ विशेषाधिकार हैं।
आता कुछ रिकॉर्डिंग क्रिस्टल वापस लाया और उन्हें मंदिर प्रमुख को दिखाया और अंत में उसे स्थानिक अंगूठी दी जिसे सैम ने पास करने के लिए कहा। सैम ने जो कुछ किया है उसे देखकर मंदिर का मुखिया पहले ही दंग रह गया। बेशक उनमें से कई मंदिर के लिए उतने उपयोगी नहीं है, लेकिन विचार करने वाला मुख्य कारक वह परिवर्तन है जो सैम ला सकता है। अपनी अनूठी संरचनाओं और बहुमुखी सोच के साथ जब उन्होंने शहर के बारे में रिकॉर्डिंग देखी तो वे देख सकते थे कि कई अनोखी चीजें हैं और कुछ प्रशिक्षण विधियां हैं जो सैम द्वारा पार्क में रखे गए कार्यों में नियोजित हैं, जिनका उपयोग कृषकों द्वारा किया जा सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने इसके बारे में भी नहीं सोचा। विशेष रूप से एक वादा है जो सैम ने किया था, वह उन्हें उनके आसपास के समुद्रों को जीतने का मौका देगा। ये 6 प्रमुख शक्तियों के लिए मुख्य समस्या है। हालांकि उन्होंने अपने द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन समुद्र उनके लिए प्रमुख खतरा है। कभी कभी कुछ उभयचर जानवर आते हैं और तबाही मचाते हैं और कभी कभी प्रमुख शक्तियों और जानवरों के बीच युद्ध होते हैं। जमीन पर जानवरों और समुद्र में जानवरों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध होते हैं और इससे खेती करने वालों के लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि समुद्र के किनारे कई युद्ध होते हैं। 6 प्रमुख शक्तियों का केवल एक ही लक्ष्य है और वह है केंद्रीय महाद्वीप पर यथासंभव अधिक से अधिक भूमि जीतना। लेकिन उन्होंने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि खतरा बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि युद्ध भी तटों पर होते हैं, जिससे पता चलता है कि मध्य महाद्वीप में मनुष्यों के पास वास्तव में अधिक शक्ति नहीं है। यदि, जैसा कि सैम ने कहा, वे अपने आसपास के पानी तक पहुंचने का कोई रास्ता खोज सकते हैं, तो कम से कम वे निश्चिंत हो सकते हैं कि वे वहां अपनी जान नहीं खोएंगे और समुद्र तल पर कई अज्ञात चीजें हैं जिन्हें वे नहीं पा सकते हैं। यदि वे उनका पता लगाना चाहते हैं तो एक पारलौकिक को इसमें कदम रखना होगा क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे नीचे कोई भी इतने लंबे समय तक अपनी सांस रोक सके। लेकिन यदि पारलौकिक वास्तव में आता है तो समुद्र में जानवर भी आएंगे और कड़वी लड़ाई होगी उनकी एकमात्र पसंद बने। टेम्पल हेड इन सभी कारकों के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह अभी भी आश्वस्त नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लगता जो छाया तलवार को मात दे सके। केवल एक और चीज है जो उसे देखनी है और वह है स्थानिक वलय। जब उसने अंदर का सामान बाहर निकाला तो वह दंग रह गया। ये सिर्फ कुछ नीले रंग की रेत है जिसके दाने मोटे हैं, लेकिन जैसे जैसे उसने इसकी अधिक से अधिक जांच की वह अंदर तक चौंक गया। ये गरजने वाली उल्कापिंड रेत है। वह इसकी विशेषताओं के बारे में जानता था लेकिन उसने कभी देखा नहीं था। वह जितना जानता था केवल हुसैन के पास ही कुछ उल्कापिंड रेत है और वह भी थोड़ी मात्रा में, जिससे अधिक 2 हथियार ही बनाए जा सकते थे। वे उन स्थानों और वातावरण की स्थितियों का पता लगाने के लिए उनकी विशेषताओं का परीक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं जहां वे उन्हें ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं। उन्होंने उल्कापिंड की रेत को पवित्र वस्तुओं की तरह माना और यह अफवाह है कि हुसैन का मुखिया ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास उल्कापिंड रेत हथियार था। वे नहीं जानते कि उन्होंने और हथियार क्यों नहीं बनाए, लेकिन अब वज्र देवता मंदिर के प्रमुख के हाथों में कुछ उल्कापिंड रेत है और आता ने कहा कि सैम के पास इसकी लगभग 10 गुना मात्रा है जिसे सैम देने को तैयार है। मैं कुछ दिनों में अपना निर्णय ले लूंगा, आप जा सकते हैं। मंदिर के प्रमुख ने आता को दूर भेज दिया क्योंकि उसने रेत की जांच जारी रखी। इस बीच हुसैन संप्रदाय में सिरोना के साथ काम करने वाले सभी बुजुर्गों और शोधकर्ताओं को बेहद कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसके आखिरी भागने के बाद से कुछ बदल गया है। हाँ, भाग जाओ। संप्रदाय नेता ने पश्चिमी महाद्वीप में जाने के उसके विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया, लेकिन चूंकि वह फॉर्मेशन सिम्युलेटर को बुरी तरह से चाहती थी, इसलिए वह स्पेस गेट ऑपरेटर को धमकी देकर भाग निकली। उसके वापस आने के बाद गठन सिम्युलेटर उसके साथ है और संप्रदाय नेता जो उसके भागने से नाराज थे पूरी तरह से चौंक गए और उन्हें बैठक में बुलाया। सिरोना, क्या ये सच है कि आपके पास फॉर्मेशन सिम्युलेटर है? हाँ, तब क्या तुम्हें छाया तलवार मिली? जब उसने ये प्रश्न पूछा तो वह अपना उत्साह छिपा नहीं सका। यहाँ तक कि बाकी बुजुर्ग भी यही सोच रहे हैं, लेकिन जवाब ने उन्हें निराश कर दिया। नहीं, उसने यह बात पूरी ईमानदारी से कही। संप्रदाय नेता ने भौहें सिकोड़कर फिर पूछा, आप फॉर्मेशन सिम्युलेटर के साथ छाया तलवार क्यों नहीं लाए? मैंने तलवार नहीं मांगी क्योंकि मुझे वह नहीं चाहिए। संप्रदाय के नेता के चेहरे पर झुंझलाहट और गहरी हो गई और उन्होंने पूछा, क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि यदि आप किसी व्यक्ति को मारते हैं तो आपको उनकी सारी संपत्ति ले लेनी चाहिए, और यदि आप उन्हें नहीं चाहते हैं तब भी आपको उन्हें संप्रदाय के लिए वापस लेना चाहिए। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? उद्धरण चिन्ह। सिरोना ने उसकी ओर देखा क्योंकि उसकी आंखों में चमक थी। मैंने उसे नहीं मारा। यदि आपने उसे नहीं मारा तो आपको सिम्युलेटर कैसे मिला? संप्रदाय प्रमुख अपना धैर्य खो रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। ये सिरोना का स्वभाव है, वह आवश्यकता से अधिक कुछ न कहेगी। वास्तव में उन्होंने उसे इसी तरह प्रशिक्षित किया और उस प्रशिक्षण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन अब उनकी हरकतें उन्हें परेशान कर रही हैं। सिरोना ने लड़ाई के बाद सैम के बारे में हुई बातचीत को छोड़कर जो कुछ भी हुआ उसे बताया और उनकी ओर देखा। उनके चेहरों पर अवाकता से लेकर संदेह और अविश्वास तक असंख्य भाव दिखाई दे रहे थे। संप्रदाय नेता ने उसकी ओर गहराई से देखा और कहा, आप अभी जा सकते हैं, हम बाद में बात करेंगे। सिरोना वहां से चली गई और जब वह अपने कमरे में दाखिल हुई तो वहां हर जगह कई धातु के टुकड़े, स्क्रॉल, फॉर्मेशन डिस्क पड़े थे। फर्श पर कुछ जाली हथियार, आधे अधूरे शिलालेख आदि हैं। इस वक्त मीटिंग हॉल में संप्रदाय नेता, मुझे लगता है कि वह झूठ बोल रही है। उसे हराने के बाद भी सैम के लिए अपना सिम्युलेटर सौंपना कैसे संभव है? ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं है। उसने उसे नीचे ले लिया होगा और तलवार चुरा ली होगी और उसे जीवित रहने दिया होगा उस कहानी को आगे बढ़ाए। एक बुजुर्ग ने अत्यंत आत्मविश्वास के साथ ऐसा कहा। हाँ, चूंकि वह एक विशेषज्ञ कारीगर है, वह छाया तलवार का मूल्य देख सकती थी और उसे उससे चुरा सकती थी। इस तरह असंख्य अटकलें हैं जिनमें सिरोना पर छाया तलवार का चोर होने का आरोप लगाया गया है। मैं इस मामले को देखूंगा और देखूंगा कि उसने जो कहा है वह सच है या नहीं। संप्रदाय नेता ने बैठक समाप्त करते हुए कहा, यहाँ तक कि उसे सिरोना के अपने ब्रेन वॉश पर भी कोई भरोसा नहीं है। उसे लगा कि छाया तलवार के मूल्य ने उसके सीधे चरित्र को बदल दिया होगा। इस बीच सिरोना जो अपने कमरे में बैठी है, उनके हाथ में एक संचार टोकन है और वह उनकी बातचीत सुन रही है।
उसके दिल में भावनाओं का एक अकथनीय जटिल मिश्रण है, लेकिन वह समझ सकती है कि वह इस समय क्या महसूस कर रही है। उसे सांसारिक संपत्ति, ताकत, प्रसिद्धि या शक्ति की परवाह नहीं थी। बचपन से ही उसके मन में केवल एक ही बात थी, और वही ये कि उसे जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित करना है और उसका ज्ञान उस संप्रदाय के लिए उपयोगी होना है। और जब उसे कुछ परिणाम मिलते हैं तो उसे उन्हें संप्रदाय को दिखाना होगा और स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इसके लिए उसकी इच्छा बहुत प्रबल थी और उसे यहाँ तक महसूस हुआ कि उसके जीवन का अर्थ केवल तभी है जब वह इसे इस तरह से जिए। एक बार एक दुश्मन जासूस ने उसकी हत्या का प्रयास किया था और उसे डर था कि अगर वह मर गई तो यह व्यर्थ होगा, और उस दिन से उसने अपनी ताकत में सुधार करने और कुछ खिलौने बनाने के लिए अपना समय निकालने का फैसला किया ताकि वह खिलौने बना सके। वह तब मर जाएगी जब वह अभी भी संप्रदाय में है। इसके अलावा वह संप्रदाय के सदस्यों पर तभी कोई कदम उठाती है जब वे उसका नाम पुकारते हैं। लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, और कम से कम इन लोगों के लिए तो नहीं। यदि लड़ाई के बाद सैम के साथ उसकी बातचीत न होती तो उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया होता। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्या होगा और अगर वह संप्रदाय से बाहर निकलने का रास्ता खोज ले तो बेहतर होगा। लेकिन उसने उस समय उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। भले ही वह सैम पर विश्वास नहीं करती थी, वह सैम द्वारा लगाए गए छोटे से बीज को मिटाने की पुष्टि करना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसे इस मामले में सैम पर विश्वास करना होगा। हालांकि मीटिंग हॉल में बहुत कुछ नहीं हुआ और कई लोगों ने सीधे तौर पर उन पर आरोप लगाए। केवल एक ही व्यक्ति है जिसकी उन्हें परवाह थी और वह उनके लिए मुख्य ब्रेन वॉश करने वाला संप्रदाय नेता है। सिरोना एक सरल स्वभाव वाली व्यक्ति है और उसे हेरफेर करना आसान हो सकता है, लेकिन उस सरल स्वभाव वाले व्यक्ति का विश्वास खोना भी आसान है। यदि संप्रदाय नेता ने ये तर्क दिया होता कि वह ऐसा नहीं करेगी तो सब कुछ खत्म हो गया होता। लेकिन अब परस्पर विरोधी जवाबों के कारण उसके दिल में एक खतरनाक बीज अंकुरित हो रहा है। जानवर गुट। संजय अभी भी अपने चेहरे को पूरी तरह से ढके हुए काले कपड़े पहने हुए हैं। वह एक निजी कमरे के अंदर है जहां सैम की रिपोर्ट को ब्लॉक करने का आदेश देने वाला व्यक्ति रह रहा था। सैम कौन है? उसने असमंजस और जिज्ञासा से उस आदमी से पूछा। वह आदमी सवाल पर केवल मुस्कुराया, जवाब देने का उसका कोई इरादा नहीं था। अंकल, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे जानना है, या क्या मैं इस बारे में जानने के योग्य नहीं हूँ? सैम कौन है? वह उस व्यक्ति जैसा क्यों दिखता है? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। मैं बस यही आशा करता हूँ कि तुम वही दयनीय गलतियां नहीं करोगे जो तुम्हारे पिता ने की थी। आप चले जाओ। संजय निराश होकर ही वहां से निकल सका। वह जानना चाहता था कि सैम कौन है, क्योंकि वह चेहरा उससे बहुत परिचित है। भले ही वे थोड़े अलग हों, वे अधिकतर एक जैसे ही दिखते हैं। कुछ सामान्य मेकअप के साथ कोई भी दूसरे के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। जब से उसने बचपन में संयोगवश कुछ गुप्त अभिलेख देखे, तब से वह हमेशा उस चेहरे की प्रशंसा करता रहा है। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बारे में जानना उसके लिए सौभाग्य की बात नहीं है। इस समय सैम अपने आवास के अंदर कॉल ले रहा है। यह आग से था। सैम को थंडर देवता मंदिर से निमंत्रण मिला है। सैम ने फिलिप और जैक को सूचित किया। तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। सैम की पिछली योजनाओं के मुताबिक वह इन सब से कुछ समय निकालकर बिजनेस और रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वह उस घर की अनुभूति का आनंद लेना चाहता था जिसे उसने स्वयं बनाया था। लेकिन किस्मत निश्चित रूप से उसके साथ नहीं है। वॉट के गायब होने से उसका प्रवाह पूरी तरह से बदल गया। तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने गिद के लिए एक और जानवर की थैली की व्यवस्था की और उसे भी अपने पास रख लिया। वे जानवरों या अग्रदूतों पर यात्रा नहीं करते थे, वे ट्रेनों में गए। सैम कम से कम अपनी रचना के कुछ फलों का आनंद लेना चाहता था। उन्होंने सभी स्टॉपों का दौरा किया और वहां चल रहे पाकों को देखा। उसे अपने शहर से शाही राजधानी तक जाने में 3 दिन लगे। आग ने पहले ही अंतरिक्ष द्वार का निर्माण तैयार कर लिया है और सैम आ गया है। सैम नहीं जानता कि वह कब वापस आएगा, इसलिए उसने आग के साथ एक सौदा किया। आग हर महीने आकर कमाई सौंपता था और सैम अपने व्यक्तिगत शुद्ध मुनाफे में से 5% का भुगतान करता था। भले ही आग बिना किसी भुगतान के ये छोटा सा उपकार कर सकता है, लेकिन एक उत्कृष्ट स्तर के कृषक के लिए बिना किसी लाभ के काम चलाना अच्छा नहीं है। जब सैम वज्र देवता मंदिर के अंतरिक्ष द्वार द्वीप पर पहुंचा तो आग वहां खड़ा होकर उसका स्वागत कर रहा था। कुछ खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद उन्हें एक बैठक कक्ष में ले जाया गया, जहां घनी दाढ़ी और घुंघराले भूरे बालों वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे के बाईं और माथे से लेकर कनपटी तक चोट का निशान था। चोट का निशान उसकी आंख के पार हो गया, मानो अपनी युद्ध शांति का प्रदर्शन कर रहा हो। प्रणाम मंदिर प्रमुख। कमरे में प्रवेश करते ही सैम ने उस व्यक्ति का अभिवादन किया। प्रणाम श्रीमान सैम। सैम उस व्यक्ति की झिझक से भ्रमित हो गया और फिर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जूनियर पीढ़ी के हो सकते हैं मिस्टर सैम, लेकिन आप कई व्यवसायों और प्रतिभाओं के व्यक्ति हैं और कई शिल्पों में निपुण हैं। किसी भी प्रकार के ज्ञान और कौशल का सम्मान करना होगा, इसलिए आपके जैसा कुशल व्यक्ति कुछ सम्मान का हकदार है। बात बस इतनी सी है कि मैं असमंजस में था कि आपको किस शीर्षक से संबोधित करूं। सैम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बस उस व्यक्ति की आंखों की ओर देखा। उनकी आंखों से किसी व्यक्ति की आत्मा को देखा जा सकता है। आवाज से नकली भावना या वाक्य बनाना आसान है, लेकिन आंखों से नकली बनाना लगभग असंभव है। सैम को इस मंदिर प्रमुख के संबंध में बहुत कम जानकारी है, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। क्या मैं पूछ सकता हूं, आप मुझे इतना कीमती अयस्क क्यों देना चाहते हैं? सिर्फ वज्र देवता के मंदिर में जगह बदलने के लिए? आपको आसानी से एक शिष्य के रूप में चुना जा सकता था और मेरा मानना है कि मौर्य ने अभी भी प्रस्ताव बंद नहीं किया है। टेम्पल हेड ने सैम की ओर देखते हुए पूछा। सैम ने शांत स्वर में कहा, बेशक ये सिर्फ एक पद के लिए नहीं है, मैं एक एहसान भी चाहता हूँ। कृपया अवश्य बताएं। मैं तुम्हें गड़गड़ाने वाली उल्कापिंड वाली रेत दूंगा और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि और कहाँ खोजना है। इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक मोड़ बनाओ। मैं चाहता हूँ कि सभी प्रमुख शक्तियों का ध्यान गायब हो जाए।
आपको बस अपने किसी कुलीन व्यक्ति से, जो अत्यधिक सम्मानित और प्रसिद्ध है, ऐसे व्यवहार करने के लिए कहना है जैसे कि वह छाया तलवार को वश में करने की कोशिश करने के बाद घायल हो गया हो और दुनिया को यह विश्वास दिलाना हो कि इस प्रक्रिया में तलवार नष्ट हो गई थी। मंदिर प्रमुख ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और पूछा, इतनी परेशानी क्यों झेले? आप नहीं चाहते कि वज्र देवता मंदिर इस मामले में आपकी मदद करे? नहीं, मैं बस वज्र देवता मंदिर से कुछ सती समर्थन चाहता हूँ। बस दुनिया को बताएं कि आपने मुझे विशेषाधिकार दिया क्योंकि मैंने आपके साथ छाया तलवार का आदान प्रदान किया और एक द्वीप नष्ट हो जाएगा, बस इतना ही। मंदिर प्रमुख ने एक क्षण सोचा और पूछा, आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं? आपकी प्रतिभा, आपकी ताकत, ये सब किस लिए है? सैम ने उसके शब्दों पर आह भरी और कुछ सोचने के बाद कहा, एक को छोड़कर मेरे पास कोई विशेष लक्ष्य नहीं है। मुझे इस दुनिया में एक व्यक्ति को ढूंढना है। शायद मैं उस व्यक्ति से मिलने के बाद अपने लक्ष्य के बारे में सोचूंगा। टेम्पल के मुखिया ने एक सेकंड के लिए सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास एक सौदा है। आप वज्रदेव मंदिर के एक मुख्य शिष्य होंगे। आपको वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो एक मुख्य शिष्य को मिलते हैं। 3 महीने में आपके लिए 20 फुट के साथ स्थिति का परीक्षण करने का मौका है। बेशक कारीगर कर्तव्यों के अलावा मैं आपको कोई अन्य विशेष उपचार नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता कि आप सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सीधे चीजें बनाएं। आप सेवा खोल सकते हैं और शिष्यों और बुजुर्गों को उन समस्याओं का समाधान आपसे पूछने दे सकते हैं जिनका वे सामना करते हैं और नोटिस करते हैं। आखिरकार अचानक कोई समाधान उन्हें आलसी बना देगा। इसके अलावा आप मंदिर के किसी भी अन्य शिष्य के समान ही हैं। सैम ने मेज पर एक स्थानिक वलय रखा और खड़ा हो गया। ये गरजने वाली उल्कापिंड रेत है। ये 3 अच्छे हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है और यदि हथियार छोटे हैं तो इसे 4 तक बढ़ाया जा सकता है। जहां तक शीशे की बात है। फिर उसने उत्तरी महाद्वीप के अंडरवर्ल्ड संगठन के बारे में कुछ विवरण दिया और चला गया। अब उसे बस संगठन में शामिल होना है और ऐसी स्थिति बनानी है कि छाया तलवार नष्ट हो जाए। यदि ये तथ्य न होता कि वॉट ने अपहरण कर लिया तो उसने इसे यूं ही रहने दिया होता। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि शायद वह अपने प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने में बहुत आगे निकल गए हैं। वह पहले ही हस्तक्षेप कर सकते थे और ऐसा नहीं होता। उसे ये भी स्पष्ट एहसास है कि वॉट को इस दुनिया के मूल सैम से संबंधित किसी चीज के कारण ले जाया गया था जिसे उसे अपने शरीर पर कब्जा करने के बाद से सहन करना पड़ा। सैम ने एक बंजर द्वीप मांगा और अपनी योजना के अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी, जो दुनिया को यह विश्वास दिलाना है कि छाया तलवार नष्ट हो गई है। जब वह यहाँ काम कर रहा है तो जानवर गुट में से कोई उसके चित्र को देख रहा है और अत्यधिक गुस्से में अपने दांत पीस रहा है। उनके सामने एक शख्स है जो दोनों पैरों पर घुटनों के बल बैठा है और दूसरा शख्स सिर झुकाए खड़ा है। गुट के मुखिया ने घुटने टेके व्यक्ति की ओर देखा और कहा, कब से तुम उस आदमी का कुत्ता बन गए? घुटनों के बल बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति है जिसे अंधेरे कमरे में बैठे व्यक्ति से सैम की तस्वीर सील करने का आदेश मिला था। यह देखकर कि वह व्यक्ति उत्तर नहीं दे रहा है, उसने उसके पेट में लात मारी और कमरे से बाहर चला गया। जल्द ही वह अंधेरे कमरे में घुस गया और जोर से चिल्लाया, तुम्हारी उस कमीने बेटे को छुपाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इसका अधिकार किसने दिया? वह आदमी आंखें बंद करके शांति से अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। गुट प्रमुख शांत हो गया और धीमी आवाज में कहा, भाई तुमने ऐसा क्यों किया और तुम जीवित भी कैसे हो? इस बार उसकी आवाज इतनी धीमी है कि वह नहीं चाहता कि कोई और उसे सुने। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप उसे मारना चाहते थे? वह जीवित नहीं रह सकता। आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? सिर्फ उस कमीने के बेटे के लिए। गुट प्रमुख, उसे बार बार कमीना कहकर खुद को मूर्ख बनाना बंद करो। आप और मैं दोनों जानते हैं कि वह क्या है और उसे ये लेबल कैसे मिला। मैं देखना चाहता हूं कि वह कैसे जीवित रहेगा। जब वह वहीं रह गया है तो उसे जीवन भर ऐसा ही करना चाहिए था। अब मैं उसे कुत्ते की मौत दूंगा। वह अपने कमरे से बाहर चला गया। कुर्सी पर बैठा आदमी उसके व्यवहार पर मुस्कुराया। उस दिन सैम की तस्वीर 20 फुट के पूरे इलाके में थी और इसके साथ एक खबर भी है। कहा गया कि करीब 2 दशक पहले हुए गृह युद्ध का कारण इसी गुट का एक गद्दार था। वह भाग गया और पता चला कि सैम उसका बेटा था। सैम को पकड़ने पर गद्दारों के ठिकाने का पता चलने की संभावना है। जब ग्रैंड क्षेत्र के विशेषज्ञ मिशन लेने के लिए तैयार हो रहे थे तो गुट को सील टॉवर से कुछ खबर मिली थी। यानी सैम इस समय वज्रदेव मंदिर में है। सैम को तो पता ही नहीं कि किसी ने उसे दूर तक बास्टर्ड का लेबल दे दिया है। किसी को आश्चर्य होना चाहिए कि अगर वह ये जानता है तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। फिलहाल वह एक निर्जन द्वीप पर है जहां कोई भी जीवित प्राणी नहीं है। यहां तक कि पेड़ भी मर चुके हैं। कुछ अजीब तरह की घास और कुछ कांटों के अलावा वहां कुछ भी नहीं है। उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा था और उसके अंदर अंधेरे तत्व का एक बड़ा ऊर्जा कक्ष है। वह ये भ्रम पैदा करने जा रहा है कि छाया तलवार नष्ट हो गई है। उसे इस बात से सहमत होना होगा कि जब उसने सिर्फ छाया तलवार अपने पास रखी थी तो वह अति आत्मविश्वास में था, ये देखते हुए कि सभी प्रमुख शक्तियां उसके पीछे आ जाएंगी। यदि यह पास्ट सैम था जिसका कोई साथी नहीं था तो उसका रवैया ठीक होना चाहिए था। अब जबकि उसके दोस्त हैं तो उसका मानना है कि निर्णय लेने से पहले उसे सोचना चाहिए। अब वह उस विशेषज्ञ की प्रतीक्षा कर रहा है जिसे मंदिर प्रमुख यहां धोखा देने के लिए भेजने जा रहा है और उसे आश्चर्य हुआ वह व्यक्ति मोरिया है। आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मैंने सुना है कि आप थंडर गॉड मंदिर में शामिल हो गए हैं। हाँ, मुझे शुरुआत करने के लिए एक जगह की आवश्यकता थी क्योंकि मैंने अपने क्षितिज का विस्तार करने का फैसला किया और वज्र देवता मंदिर सबसे निकटतम विकल्प है। सैम अपनी बातों में बेहद स्पष्ट है। मोरिया को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने कहा, हर किसी के अपने अपने कारण होते हैं, चाहे वह कारण कितना भी मामूली या महत्वपूर्ण क्यों न हो, आप फिर भी हमारे साथ शामिल हुए। वैसे भी मैंने सुना है कि आपको किसी कार्य के लिए मेरी आवश्यकता है। मुझे क्या करना चाहिए? बस पूरी सुरक्षा के साथ आसपास के क्षेत्र में रहें। अपने बचाव में कमी न आने दें, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मोरिया ने सिर हिलाया और समुद्र के किनारे खड़ा हो गया, जबकि सैम द्वीप के केंद्र में है।
कुछ मिनटों के बाद मोरिया को ऊर्जा के उतार चढ़ाव की एक बड़ी लहर महसूस हुई और उस स्थान पर अंधेरे तत्व की ऊर्जा अत्यधिक उथल पुथल में थी। उसने देखा कि पूरे द्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा उथल पुथल हो रही है और लहरें उसे बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। यदि वह अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा है तो वह वास्तव में घायल हो जाएगा। विस्फोट के बाद पूरे द्वीप पर आध्यात्मिक ऊर्जा अस्त व्यस्त हो गई है। वह सैम को देखने के लिए केंद्र की ओर भागा। उसे इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि अगर वह विस्फोट के केंद्र में होता तो वह बच पाता। अंधेरे तत्व की ऊर्जा हर जगह कहर बरपा रही है और उसने सैम को बिना किसी क्षति के क्रेटर के केंद्र में खड़ा देखा। द्वीप पर एकमात्र स्थिर आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र सैम के आसपास है। वह धीरे से बाहर चला गया और कहा, हम यहाँ समाप्त हो गए हैं। आपको बस दुनिया को यह बताना है कि आप घायल हैं और उपचार की प्रक्रिया में हैं। बेहतर होगा कि आपके शिष्यों को भी पता न चले। मोरिया ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। सैम अग्रदूत पर चढ़ गया और उड़ने ही वाला था, लेकिन उसे कुछ याद आया और उसने मोरिया से कहा, तितली का पीछा करने वाली आत्मा जो 2 दिनों से मेरा पीछा कर रही थी मर गई है और आप शायद उस आदमी को बताना चाहेंगे कि वह कौन है जो नई तितली भेजने के लिए रानी तितली को नियंत्रित कर रहा है। इन शब्दों के साथ वह वहां से चला गया। सैम की बातें सुनकर मोरिया को होश आया। तितली का पीछा करने वाली आत्मा थंडर देव मंदिर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इसके बारे में जानकारी तक केवल चुनिंदा लोगों की ही पहुंच है। यहाँ तक कि बड़ों में भी मोरिया ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इसके बारे में पता था। वह नहीं जानता कि सैम को इसके बारे में कैसे पता चला, लेकिन ये शब्द सिर्फ एक अनुस्मारक नहीं है। उसने एक बार फिर नष्ट हुए द्वीप को देखा और मंदिर प्रमुख को रिपोर्ट करने के लिए वापस मंदिर में चला गया। सैम ने विस्फोट 2 कारणों से किया और उनमें से एक स्पष्ट रूप से दुनिया को यह बताने के लिए है कि छाया तलवार नष्ट हो गई है और दूसरा कारण वज्र देवता मंदिर के मंदिर प्रमुख को एक संदेश देना है। 2 दिन पहले जब उनसे मुलाकात हुई तो सैम ने देखा कि मंदिर का मुखिया थोड़ा अजीब है। वह मुस्कुराया और उसकी बातें सच्ची लगी, लेकिन वह उस भावना को दूर नहीं कर सका जो उसे उस आदमी पर भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी दे रही थी। भले ही यह उस भावना के लिए न हो, फिर भी उसे उन्हें चेतावनी देनी होगी। मानव लालच का अनुमान लगाना और नियंत्रित करना कठिन है। हालांकि सैम ने उन्हें पर्याप्त उल्कापिंड रेत दी और वे पर्याप्त समय दिए जाने पर आध्यात्मिक हथियार बना सकते थे, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि मंदिर का प्रमुख क्या सोचेगा। दुनिया को यह मूर्ख बनाया जा सकता है कि छाया तलवार नष्ट हो गई है, लेकिन मंदिर के प्रमुख को पता था कि ऐसा नहीं हुआ है और वह इसकी लालसा कर सकता है। तो सैम ने यह विस्फोट किया और तितली का पीछा करने वाली आत्मा के अस्तित्व का खुलासा किया और उन्हें बताया कि वह उनकी जासूसी प्रणाली के बारे में जानने के लिए पर्याप्त साधन संपन्न है और उनके पास उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त साधन भी हैं। उसे ये सब सहना पड़ता है क्योंकि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है। सैम उस क्वार्टर में वापस चला गया जो उसे दिया गया था। जैक और फिलिप को भी उनके पास एक दिया गया है। जैसा कि वे सहमत थे, सैम के पास एक को छोड़कर मुख्य शिष्य के रूप में सभी विशेषाधिकार हैं। मंदिर पुस्तकालय में प्रवेश। भले ही उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की, सैम को अपनी सीमाएं पता थी। अगर वह जाना भी चाहे तो कोई उसे नहीं रोकेगा, लेकिन उसे इसके परिणामों से निपटना होगा क्योंकि जब वह इस जगह को छोड़ना चाहता है तो मंदिर उसे रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए तीनों वज्र देवता मंदिर के मुख्य क्षेत्रों का दौरा न करने पर सहमत हुए। उनके आवास पर पहुंचने के बाद जैक और फिलिप कुछ चर्चा करने आए। ये बीस्टवुड के साथ मौके के बारे में पूरी बात है। फिलिप और जैक आसपास पूछने गए कि यह सब क्या है। उन्होंने कुछ परिचित भी बनाए क्योंकि मुख्य निवास क्षेत्र के लोग नए मुख्य शिष्यों के बारे में उत्सुक हैं। ये वह स्थान है जहां कोर शिष्य बुजुर्ग रहते हैं, इसलिए यहाँ के लोग कुछ हद तक प्रतिष्ठित हैं। यदि कोई नए पदोन्नत शिष्य है तो उन्हें ये बात पहले से ही पता होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वे अत्यधिक जिज्ञासु होते हैं, जिससे उनका प्रयास कम हो जाता है। उन्होंने कुछ जान पहचान बनाए और पता चला कि 3 महीने में एक घटना घट रही है। उन्होंने कहा कि संसाधनों के कुछ विवादों को आपस में सुलझाने के लिए 6 प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा है। हमें सटीक विवरण नहीं पता है, लेकिन प्रतियोगिता में 3 श्रेणियां हैं। 50 से कम उम्र के उम्मीदवार और पूर्व उत्थान से नीचे की खेती, 30 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवार और नवजात से कम उम्र के उम्मीदवार, 20 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवार और ग्रैंड दायरे से नीचे खेती। गुट अपनी विशिष्ट टीमें भेजेंगे और यहां तक कि हत्याओं की भी अनुमति दी जाएगी। यह एक टूर्नामेंट शैली में होगा और इसमें पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है और कोई शर्त नहीं जुड़ी है। फिलिप ने घटना का सारांश दिया। तो प्रवेश के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? केवल शीर्ष 10 सूची में शामिल लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। आवश्यकताओं के आधार पर नई रैंकिंग सूचियां जारी की जाएंगी और शीर्ष 5 लोगों के पास ही प्रतियोगिता में प्रवेश करने का विकल्प होगा। रैंकिंग उम्मीदवारों के बीच द्वंद्व के आधार पर तय की जाती है। कोई भी उम्मीदवार अपने से 10 रैंक ऊपर के उम्मीदवार को चुनौती दे सकता है। चूंकि हम अभी आए हैं, हमारा नाम सूची में भी नहीं है, इसलिए हमें अंतिम उम्मीदवार को चुनौती देनी होगी और रैंक पर चढ़ना होगा। कितने उम्मीदवार हैं? 325। सैम अवाक रह गया और जैक ने समझाया, अधिकांश आंतरिक शिष्य पात्र हैं। इस श्रेणी के लिए केवल 10 प्रमुख शिष्य उपयुक्त हैं और वे पहले से ही शीर्ष 10 स्थानों पर कब्जा कर रहे हैं। हालांकि शेष उम्मीदवारों को भाग लेने का मौका नहीं मिलता है। ये कुछ स्टेटस सिंबल के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए वे अत्यंत हैं इस चीज की प्रतिस्पर्धात्मकता। मैं अकेले जाऊंगा। वज्र देवता मंदिर के लिए हमें ये चीज जीतने की जरूरत नहीं है। आप लोग कम प्रोफाइल रखें। हम उनके मामलों में ज्यादा शामिल नहीं होना चाहते हैं। जब वे चर्चा कर रहे थे तभी किसी ने आकर दरवाजा खटखटाया। अंदर आए। दरवाजा खुला और निकोलस अंदर आया। वह पहले से अधिक मजबूत लग रहा था। उन्होंने बाकी प्रमुख शिष्यों की तरह ही कपड़े पहने थे। दोस्तों, आप कैसे हैं? काफी समय हो गया है। निकोलस हमेशा की तरह प्रसन्नचित है और उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। ठीक है, काफी समय हो गया, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम जहां भी जाते हो कहर बरपाते हो। फिलिप ने पक्ष से टिप्पणी की। सैम ने हैरान भाव से उसकी ओर देखा, फिर फिलिप ने समझाया, निकोलस यहाँ एक सितारा है।
उसने हाल ही में भव्य दायरे को पार किया है और वह पहले से ही उन सभी लोगों के दरवाजे खटखटा रहा है जो भव्य दायरे के शुरुआती चरण में हैं। ताज़ा खबर यह है कि कल रात कुछ लोग उसकी गंदगी से तंग आ गए और उसे पीटने का फैसला किया, लेकिन उसने गलती से सारे बंधन छोड़ दिए और उन्हें पीट पीट कर मार डाला। तुम्हें उन्हें देखना चाहिए था। उनमें से 5 हैं और उन्हें ठीक होने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। उन्हें फिलहाल रैंकिंग सूची से हटा दिया गया है। इस पर सैम मुस्कुराया। निकोलस घात के कारण क्रोधित होने के बजाय उत्तेजना में बह गए होंगे। निकोलस ने एक सीट ली और सैम से बात की। उसके हाव भाव ऐसे बदल गए जैसे उसे कोई गंभीर बात याद आ गई हो और उसने गंभीर स्वर में कहा हो, सैम, तुम्हारी वजह से मेरे पिता लगभग गुलाम बन गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। सैम ने आंखें घुमाई और कहा, फिलिप, गलत है। आप बदल गए। आपका अभिनय कौशल बद से बदतर होता चला गया। निकोलस का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। यदि आप युद्ध चाहते हैं तो आप बस पूछ सकते हैं, आप खुद को इस तरह शर्मिंदा क्यों करेंगे? फिलिप ने बगल से कहा। निकोलस ने सैम की ओर मुड़कर पूछा, स्पा के बारे में क्या ख्याल है? नहीं। निकोलस द्वारा स्पार शब्द समाप्त करने से पहले ही सैम ने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया। निकोलस ने फिलिप की ओर मुड़कर कहा, यही कारण है। वो फिर सैम की ओर मुड़ा और फिर से कहा, वैसे भी मेरे पिता को रिहा करने के लिए धन्यवाद। इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। तुम्हें मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं है। हालांकि मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, लेकिन वास्तव में मेरी वजह से तुम्हारे पिता की ऐसी हालत हुई। हालांकि अगर मैंने पहले ही मुझसे संपर्क कर लिया होता तो बेहतर होता। सैम ने उत्तर दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता। यदि आपने उससे संपर्क किया होता तो उसके चरित्र के आधार पर उसने साम्राज्य जीतने की स्थिति में अपनी स्थिति खोने के डर से आपका पक्ष नहीं चुना होता। और यदि उसने ऐसा किया होता तो आप उसे ऐसा नहीं करने देते। ऐसे ही जाओ। मेरी राय में यह इस तरह से बेहतर है। सैम ने इसका उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन उसने जो कहा उससे वह सहमत था। उसने निश्चित रूप से ड्यूक को जाने नहीं दिया होगा क्योंकि अस्वीकृति ने उसे उसका दुश्मन बना दिया होगा। कम से कम वर्तमान स्थिति में वह एक दर्शक है। थोड़ी सी बातचीत के बाद निकोलस ने पूछा, क्या आप लोग संसाधन प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं? सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ। क्या? क्यों? फिलिप और जैक के पास इस पद पर एक मौका है। वे क्यों नहीं जा रहे हैं? ठीक है, आपकी तरह हम मंदिर के वास्तविक सदस्य नहीं हैं। हम मंदिर के मामलों में ज्यादा शामिल नहीं होना चाहते। सैम ने अधिक विवरण दिए बिना अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाया। निकोलस ने भी अधिक जानकारी नहीं मांगी और कहा, आप लोग कुछ महान लड़ाइयों को मिस करेंगे। हम सीनियर्स की लड़ाइयों को देख सकते हैं। हालांकि आप मुख्य टीम में नहीं रहना चाहते हैं। रिजर्व टीम के बारे में क्या ख्याल है? आप कम से कम लड़ाई देखने का मौका तो पा सकते हैं। कोई रिजर्व टीम है? फिलिप ने आश्चर्य से पूछा। बेशक है। सूची में पहले 5 रैंक वाले मुख्य टीम होंगे और अगले 5 रिजर्व टीम होंगे। यदि कोई भी उम्मीदवार लड़ाई में मर जाता है तो रिजर्व सदस्य मुख्य टीम में शामिल हो जाएंगे। अच्छा लगता है। मैं रिजर्व टीम में शामिल होऊंगा। आपके बारे में क्या? फिलिप ने जैक से पूछा। जैक ने भी सिर हिलाया। सैम ने कोई आपत्ति नहीं की और सहमत हो गया। कुछ देर बाद निकोलस चले गए और जैसे ही तीनों बाहर जाकर रैंकिंग के लिए द्वंद्व शुरू करने वाले थे, एक और मेहमान आ गया। इस बार यह है अरमान। हेलो, मुझे आशा है कि मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर स्वागत किया। फिलिप और जैक उससे परिचित नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं पहचाना। अधिक से अधिक उसका चेहरा थोड़ा परिचित है, लेकिन बस इतना ही। लेकिन सैम के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे को जानते थे। आप कैसे हैं? अरमान ने पूछा। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आप कैसे हैं? सैम ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, लेकिन वह भावशून्य था। वह जानता था कि अरमान की पहचान खास है। जैसे वह इस दुनिया का असली सैम नहीं है, वैसे ही अरमान भी इस दुनिया का असली अरमान नहीं है। इसलिए उन्हें लगा कि इस आदमी से सतर्क रहने की जरूरत है। वह इसका कारण नहीं जानता, लेकिन वह जानता है कि उन्हें एक उद्देश्य के लिए इस दुनिया में रहने के लिए मजबूर किया गया है। जब तक वह सटीक उद्देश्य नहीं जानता, सैम किसी भी अन्य व्यक्ति के करीब नहीं रहना चाहता जो इस दुनिया में उसके जैसे ही आया हो। अरमान पर उसके बेतुके जवाब का कोई असर नहीं हुआ। उसने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कहा, मैंने सुना है आपने आथा के साथ एक सौदा किया है। यदि आप चाहते तो आपको वह सौदा मेरे साथ करना चाहिए था। आखिरकार हम पुराने समय के व्यापारिक भागीदार हैं। क्या हम नहीं हैं? ऐसा लगता है कि आप व्यवसाय में उतने अनुभवी नहीं हैं। यदि आप बेचने के लिए सही जगह, सही समय और सही चीज पर नहीं है तो सौदा करने की क्षमता रखने का कोई फायदा नहीं है। मुझे वज्र देवता मंदिर के साथ उस सौदे की आवश्यकता थी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी क्षमता से आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन आप उस समय मेरे लिए उपलब्ध नहीं है। यदि आप उस समय आथा की स्थिति में होते तो आपको वह सौदा मिल सकता था। दुर्भाग्य, हम क्या कर सकते हैं? तो अब जब मैं यहाँ हूँ तो एक अवसर का लाभ कैसे उठाऊं? सैम ने उसकी ओर देखते ही भौहें ऊपर उठाई। थंडर प्रिजन कैसा रहेगा? कोई सौदा नहीं। सैम ने उसे पूरा बोलने भी नहीं दिया। उसे इस बात की भी परवाह नहीं है कि सौदा क्या हो सकता है, क्योंकि वह वज्र जेल को दूर नहीं करने जा रहा है। उसने इसे प्राप्त कर लिया था और यहाँ तक कि कुछ अन्य खजाने प्राप्त करने का मौका भी छोड़ दिया, सिर्फ ये जानने के लिए कि यह कैसे काम करता है। और जब उसे पता चला कि यह कैसे काम करता है तो उसे पता चला कि यह उसके लिए सबसे उपयुक्त उपकरणों में से एक है। चाहे कुछ भी हो, वह थंडर जेल से अधिक बहुमुखी उपकरण दोबारा नहीं बना सकता, कम से कम अभी तो नहीं। इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह इसे छोड़ दे। अस्वीकार करने से पहले आप कम से कम मेरी बात तो सुन सकते थे। चूंकि मैं इसे बेच रहा हूं, इसलिए आपका समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में यह आपके हाथों में उतना उपयोगी नहीं है। इसका उपयोग केवल मेरे हाथों में ही इसकी पूरी क्षमता के साथ किया जा सकता है। आप जो चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। यदि यह गरज के भीतर है तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए इसे प्राप्त करने का एक रास्ता ढूंढूंगा। भगवान का मंदिर, दिलचस्पी नहीं है। मैं आपको लाखों स्पिरिट स्टोन्स के मूल्य के संसाधन दे सकता हूं जिन्हें सामान्य विक्रेता नहीं बेच सकते।
आप जानते हैं कुछ चीजें सिर्फ पैसे से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। आपके पास उचित चैनल होने चाहिए। सैम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अभी उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर धक्का लगता है तो मैं अपने खुद के चैनल बना सकता हूँ। मैं जो कुछ भी चाहता हूँ उसे उसके मूल मूल्य पर खरीदने में सक्षम नहीं हो सकता, भले ही वह सिर्फ 100 स्पिरिट स्टोन ही क्यों न हो। लेकिन क्या होता है यदि एक और शून्य जोड़कर उसे 1000 बना दिया जाए, और एक शून्य जोड़कर उसे 10,000 बना दिया जाए, और एक और शून्य जोड़कर उसे 100,000 बना दिया जाए। चैनल अपने आप खुलने में बस कुछ ही समय की बात है। 1 आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सैम ने आकस्मिक स्वर में कहा, मेरे लिए इसे न बेचने के दृढ़ संकल्प को देखते हुए। ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो आपको नहीं जानना चाहिए। आपको ये कैसे पता चला? अरमान ने संदेह से पूछा। ओह, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे नहीं जाननी चाहिए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सैम ने बनावटी भ्रम के साथ पूछा। अरमान एक पल चुप रहा और बोला, आप वज्र जेल के बारे में इतने जिद्दी क्यों हैं? ये निश्चित रूप से एक खजाना है और भले ही मैं अभी इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भविष्य में ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं एक कारीगर हूँ और मुझे विश्वास है कि उचित मात्रा मिलने पर मैं इसका पता लगा लूंगा समय की। ये शब्द सुनकर अरमान ने लगभग राहत की सांस ली। मुझे आशा है कि आप अपना मन बदल लेंगे, अरमान ने कहा और वहां से चला गया। उसने छाया तलवार या गरजते उल्कापिन रेत के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। फिलिप और जैक ने अरमान की ओर देखा। वे बेहद उत्सुक थे कि अरमान किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा क्योंकि अगर उनके लिए ये जानना जरूरी होता तो सैम ही कह देता। अरमान के वहां से चले जाने के बाद वह अपने आवास में दाखिल हुआ और अपने आवास को प्रदान की गई संरचनाओं को सक्रिय किया। उसने अपने भंडार से एक कृपाण निकाला। सेबर में एक इलेक्ट्रिक ब्लू ब्लेड और एक सिल्वर हैंडल है। यह बिजली की कृपाण है जो उसे विरासत के महल से मिली थी। क्या आपको वज्र जेल वाला लड़का मिला? कृपाण से आवाज निकली। ये शस्त्र भावना है, नहीं, वह जिद्दी है। मुझे लगता है कि आपको वह वज्र जेल मिलनी चाहिए। हालांकि यह कृपाण अल्पावधि में उपयोगी है और आपकी युद्ध क्षमता को बढ़ा सकता है, अंततः यह अभी भी एक नकली है जो मेरे मूल की नकल करके बनाई गई है। यहाँ तक कि आप जिस मुझसे बात कर रहे हैं वह भी ऐसा नहीं है पूर्ण चेतना। मैं मूल कृपाण में मूल आत्मा का एक छोटा सा अंश मात्र हूँ। ये कृपाण आपके लिए उतना ही कम उपयोगी साबित होगा जितना आप अपनी ताकत में आगे बढ़ेंगे। वज्र जेल एक अलग चीज है। वह एक मूल हथियार है और स्वर्ग के सबसे महान कारीगरों में से एक द्वारा बनाया गया है। मास्टर ने आपको भेजने से पहले इसका उपयोग भी नहीं किया। आप इसे याद करोगे। अरमान उन शब्दों से खुश नहीं है, उन्होंने खंडन किया। इसे मेरे पास भेजना कैसे कहा जा सकता है? मैं वहां अकेला नहीं हूँ। आप क्या जानते हैं? मास्टर के आशीर्वाद के बाद मिली शक्ति वृद्धि के बाद भी आप दूसरे आदमी से हार गए और उसे 2 आइटम भी मिल गए। यह आपका अपमान है। क्या आप मास्टर के फैसलों पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करते? अरमान वहीं रुक गया और सैम से वज्र जेल पाने के तरीकों के बारे में सोचने लगा। अरमान के जाने के बाद सैम रैंकिंग सूची देखने के लिए बाहर गया। सूची में शीर्ष पर मौजूद 5 लोगों में से वह उनमें से 3 को जानता था। आथा पहले, निकोलस दूसरे और अरमान तीसरे स्थान पर हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आथा निकोलस के साथ पहले स्थान पर रहने में सक्षम थे। आखिरकार निकोलस एक लड़ाकू पागल व्यक्ति है। उसने आथा को बुरी तरह हरा दिया होगा। जहां तक अरमान की रैंक का सवाल है, उसे संदेह है, क्योंकि आसपास के लोगों से उसने जो सुना उससे पता चला कि लड़ाई उतनी रोमांचक और तीव्र भी नहीं थी जितना उन्होंने सोचा था। अरमान ने 5 मिनट बाद ही हार मान ली, जैसे वह थक गया हो। जहां तक सैम सोच सकता है, अरमान ने शायद इसे जाने दिया होगा और कोई ध्यान नहीं चाहता होगा। जहां तक आथा के पहले स्थान पर रहने का सवाल है, तो ये कहा गया कि निकोलस को उससे लड़ने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह इन सभी दिनों में पश्चिमी महाद्वीप में था और वापस आने के बाद भी वह कहीं नजर नहीं आ रहा है। निकोलस उसके वापस आने का इंतजार कर रहा है। अभी यदि सैम भाग लेना चाहता है और मुख्य टीम में स्थान हासिल करना चाहता है तो उसे कम से कम 30 से अधिक द्वंद्व लड़ना होगा। उसे प्रथम स्थान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और जब तक वह 5वें स्थान पर है जो उसे योग्य बनाएगा वही उसके लिए पर्याप्त है। उसने किसी भी चीज का इंतजार नहीं किया और बस उन लोगों के नाम नोट करना शुरू कर दिया जिन्हें उसे चुनौती देनी थी। लेकिन उससे पहले उन्हें 325वीं रैंक के साथ लड़ाई खत्म कर अपनी जगह बनानी होगी। सौभाग्य से सभी उम्मीदवार महान क्षेत्र की खेती के प्रारंभिक चरण में हैं और अंतिम 10 रैंकर्स भी महान क्षेत्र के कृषक हैं। तो यह आसान होने जा रहा है। उसके ललकारते ही पहला द्वंद्व समाप्त हो गया क्योंकि वह व्यक्ति महान लोक शिखर राज्य का कृषक है। जैसे ही उसे सैम की साधना का एहसास हुआ, उसने हार मान ली। उन्होंने जिस अगले व्यक्ति को चुनौती दी वह 315वीं रैंक वाला व्यक्ति है। अगला व्यक्ति 305वां। चूंकि अभी भी 3 महीने का समय है, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी नहीं की और प्रतिदिन 3 मैचों से समझौता कर लिया। वह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता क्योंकि वह 6 प्रमुख शक्तियों से निपटने के लिए तैयार नहीं है। उसकी मूल योजना के अनुसार वह पश्चिमी महाद्वीप में रहेगा, अपने द्वारा कमाए जा रहे धन पर नजर रखेगा और कुछ समय के लिए कम से कम विरासत के महल को मजबूत बनाने के लिए और अधिक शोध करेगा। इसके बाद ही वह शेष विश्व का पता लगाने के लिए उस पर अपनी नजरें जमाएगा। लेकिन अब वॉट की स्थिति के कारण उन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए उसने सोचा कि अगर वे शांत रहें तो बेहतर होगा। ये भी एक कारण है कि वह जैक और फिलिप को प्रतियोगिता से बाहर करना चाहता था। चूंकि वे टीम के रूप में प्रसिद्ध हैं, यदि वे बहुत उज्ज्वल और उत्कृष्ट हैं तो वे अधिक ध्यान आकर्षित करेंगे। बेहतर होता कि वे रिजर्व टीम में भी शामिल न होते। दिन के अंत में उसे उन्हें रोकने और उनकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये तिकड़ी लोगों को चुनौती देने के लिए तैयार है। लेकिन सैम के विपरीत, जो एक दिन में 3 चुनौतियां कर रहा है, ये दोनों ही बहुत कम महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने हर 2 दिन में एक चुनौती से लड़ने का फैसला किया। यदि वे कमोबेश 60 दिनों के भीतर प्रत्येक चुनौती जीत लेते हैं तो वे शीर्ष 10 में होंगे। ... वक्त निकल गया।
सैम भले ही कम महत्वपूर्ण रहना चाहता था, लेकिन जब वह हर दिन 30 रैंक अपग्रेड कर रहा हो तो सुर्खियों से बाहर रहना असंभव है। लेकिन इसका अपना उपयोग है क्योंकि फिलिप और जैक लाइमलाइट से बच गए। सैम की तुलना में हर 2 दिन में उनकी 10 रैंक की बढ़त उतनी आकर्षक नहीं है। सैम को राहत मिली है क्योंकि यह उन परिणामों में से एक है जिसे हासिल करने की उसे आशा थी। भले ही ऐसा लगे कि वह उनकी प्रतिभा को कमजोर कर रहा है, लेकिन प्रतिभा दोधारी तलवार है। यह उपयोगी है क्योंकि यह एक व्यक्ति को अधिक अवसर देगा, लेकिन यह उनके लिए एक निश्चित झटका भी होगा क्योंकि मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जो आसानी से ईर्ष्यालु हो जाती है। उनका मानना था कि इस ब्रह्मांड या किसी अन्य ब्रह्मांड में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मनुष्य से अधिक ईर्ष्यालु और लालची हो। अभी वे दिग्गजों के क्षेत्र में घूम रहे हैं और उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। वह किसी और से अधिक जानता था कि वज्र देवता मंदिर, अगर उन्हें पर्याप्त लाभ मिलता है तो उन्हें बेचने के लिए पलक नहीं झपकाएगा। फिलिप और जैक इस समय शारीरिक और मानसिक रूप से इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। जल्द ही 3 महीने बीत गए और संसाधन प्रतियोगिता का समय आ गया। सैम 5वें स्थान पर पहुंच गया और केवल अपनी स्थिति का बचाव किया। फिलिप और जैक को 9वां और 10वां स्थान मिला। यहाँ उनका एकमात्र उद्देश्य वरिष्ठों की लड़ाई को देखना और उससे कुछ सीखना है। उस दिन उन्हें अंतरिक्ष द्वार द्वीप पर ले जाया गया। निकोलस अभी भी दूसरे स्थान पर है क्योंकि उन्हें आथा से लड़ने का मौका नहीं मिला। इस कारण से आथा उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए एक विशेष मिशन में था, लेकिन एक अफवाह है कि उच्च अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया उन्हें लड़ने दे ताकि टीम का नेतृत्व किसी ऐसे शिष्य के हाथों में न जाए जो वज्र देवता मंदिर का वंशज नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने अरमान को इसे लेने भी दिया हो, लेकिन निकोलस पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति है जो पश्चिमी महाद्वीप से आया है। सैम इसे पूरी तरह से समझ सकता है और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह सच है। लेकिन जिस चीज में उनकी सबसे अधिक रुचि है वह ये है कि उन्हें पता था कि निकोलस पदों, प्रसिद्धि और स्थिति में रुचि रखने वाले अंतिम व्यक्ति होंगे। उसे आश्चर्य हुआ कि ये उच्च अधिकारी कैसे सोचेंगे कि जिस स्थान की उन्होंने ऑनलाइन अपने सम्मान से रक्षा की वह एक हरे युवक की नजर में बेहद बेकार है। द्वीप के एक सुरक्षित स्थान पर एक अत्यंत जटिल अंतरिक्ष द्वार है। सैम ने 2 अन्य टीमों को देखा। अभी वह 30 वर्ष से कम उम्र के कृषकों की श्रेणी में है। सैम केवल 19 वर्ष का है। इस बीच जैक और फिलिप 20 वर्ष के हैं, लेकिन उनकी खेती उनकी उम्र के हिसाब से अधिक है और वे केवल 30 से कम आयु वर्ग में ही संतुष्ट रह सकते हैं। जहां तक शेष 2 टीमों का सवाल है, अंडर 20 टीम कुछ खास नहीं है क्योंकि उनकी प्रतिस्पर्धा पूरे संसाधन वितरण को ज्यादा प्रभावित नहीं करती है। अधिक से अधिक वे यहाँ केवल अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए हैं। जहां तक आखिरी टीम की बात है जो 50 से कम वर्ग की है, मोरिया इसका नेतृत्व कर रहे हैं। वह वज्र देव मंदिर का सर्वश्रेष्ठ नवजात चरण कृषक है। वह हमेशा की तरह शांत है। सैम ने नवजात चरण के कृषकों को देखा और उनकी युद्ध कठोर आत्माओं को महसूस किया। वे एक ऐसी आभा उत्सर्जित कर रहे हैं जो रक्त की गंध से भरी हुई है। एक नजर डालने पर वह कह सकता है कि वे सभी प्रकार की कठिन लड़ाइयों से गुजरे हैं। केवल नवजात अवस्था के कृषक सैम ही जानते थे जो उनकी तुलना पूर्व ओरियन की मार्शल तलवार की 6 तलवारों से कर सकते थे। उनमें वैसी ही आभा है जैसी इन लोगों में थी। सभी के एकत्र होने के बाद मंदिर प्रमुख आए और उन्हें अंतरिक्ष द्वार तक ले गए। स्थानांतरण के बाद वे एक बड़ी पत्थर की इमारत में पहुंचे। तुम लोग यही रहो, समय आने पर मोरिया तुम्हारा नेतृत्व करेगा। टेम्पल के मुखिया ने ये शब्द कहे और चला गया। मोरिया ने उन्हें पत्थर की इमारत के बाहर मार्गदर्शन किया। जब वे बाहर आए तो वहां जंगल का विशाल विस्तार था। पत्थर की इमारत इतनी बड़ी भी नहीं है। यह आधुनिक दुनिया में एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट जितना बड़ा है और इसमें केवल 2 कमरे हैं। उनमें से एक अंतरिक्ष द्वार है और दूसरा एक बैठक कक्ष है जो लगभग एक मिनी ऑडिटोरियम जैसा है। जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाओ। चर्चा करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। किसी भव्य समारोह या किसी चीज की उम्मीद मत करो। यहाँ इस तरह की कोई सती बातें नहीं होंगी। सब कुछ सीधा सरल होगा और आपको बस तब लड़ना है जब आपसे कहा जाए। प्रथम स्थान वाली टीम को कुछ पुरस्कार मिलेंगे जो आपकी खेती के लिए उपयोगी होंगे। लड़ाई में हथियारों, शिलालेख, स्क्रॉल और फॉर्मेशन डिस्क को छोड़कर लगभग कोई प्रतिबंध नहीं है। आप अपने साधना स्तर से अधिक उच्च श्रेणी के हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते। आप चाहे तो प्रतिद्वंद्वी को मार सकते हैं। लड़ाई खत्म होने का एकमात्र तरीका 2 में से 1 बेहोश होना, 2 में से 1 की मृत्यु या 2 में से 1 आत्मसमर्पण करना है। मोरिया ने नियम समझाए। सैम को खुशी हुई जब उसने सुना कि कोई समारोह नहीं है। जैसे ही मोरिया बाकी नियम बताने जा रहा था, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह उन्हें कहीं ले जाने लगा। मेरे पीछे आओ। मोरिया उन्हें जंगल के बीच में एक बड़े साफ स्थान पर ले गया। मध्य में षटकोणीय मंच में एक मंच है और यह 6 बैठने की व्यवस्था से घिरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक षटभुज के एक ओर की ओर मुख किए हुए है। प्रत्येक बैठने की व्यवस्था के लिए एक मुख्य सीट होती है जिस पर उस विशेष प्रमुख शक्ति का नेता बैठता है। उनमें से केवल 2 ही अभी खड़े हैं और वे थंडर गॉड मंदिर के प्रमुख और एक अन्य व्यक्ति हैं जो लगभग 30 के दशक के हैं। वे एक दूसरे पर खंजर ताक रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके 20 फुट के लिए ये लंबे समय से आसान है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने और मुझसे थंडर गॉड टेम्पल के एक शिष्य को सौंपने के लिए कहने की? यहाँ तक कि आपके पिता ने भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। वज्र देवता मंदिर प्रमुख आदमी पर चिल्लाया। यह आखिरी मौका है, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। सैम को सौंप दो, अन्यथा हम मैच में थंडर गॉड टेम्पल के उम्मीदवारों के जीवन की गारंटी नहीं देंगे। जब सैम ने ये शब्द सुने तो वह दंग रह गया और बाकी उम्मीदवार भी दंग रह गए। बीस्ट फुट और थंडर देवता मंदिर के बैठने के स्थान पास पास हैं और सैम बीस्ट फुट के शिष्यों को उसके बारे में बात करते हुए सुन सकता था। वे खुलेआम उनकी ओर इशारा कर रहे हैं और बिना रोक टोक के बात कर रहे हैं। देखो, वह हमारे 20 फुट का कमीना है। उसके पिता बदमाश और गद्दार हैं और सुना है कि यह लड़का इससे बेहतर नहीं है। हाँ, मैंने सुना है कि इस कमीने ने हमारे गुट के उन संसाधनों का भी उपयोग किया जो उसके पिता ने चुराए थे और अपना नाम कमाया। अन्यथा वह ये सभी कौशल कहाँ से प्राप्त करता और इतने सारे व्यवसायों में विशेषज्ञ बन जाता। धोखा, एक गद्दार का बेटा केवल कमीना ही हो सकता है। आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं?
हर कोई उसे हरामी, गद्दार, गद्दार वगैरह वगैरह कह रहा है। बीस्टवुड का मुखिया फीकी मुस्कान के साथ उसे उदासीनता से देख रहा है। वास्तव में उसे सैम को सौंपने के लिए वज्र देवता मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बस सैम को बहिष्कृत महसूस कराना चाहता था और उसके आत्मविश्वास को कुछ मानसिक आघात पहुंचाना चाहता था। कौन सा युवा अपने साथियों द्वारा बास्टर्ड और सख्त कहलाए जाने को बर्दाश्त कर सकता है? अब तक विभिन्न शक्तियों के अन्य सभी उम्मीदवार सैम को अजीब नजरों से देख रहे हैं। वे आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। जानवर गुट का मुखिया यही चाहता था, और जब उसने सैम की बदली हुई अभिव्यक्ति देखी तो वह खुश हो गया। उनकी ओछी चाल काम कर रही है। यदि वज्र देवता मंदिर वास्तव में सैम को सौंपने के बारे में सोचता तो यह और भी अच्छा होता, क्योंकि तब सैम लड़ने की इच्छा खो देगा, क्योंकि उसके अनुसार सैम की स्थिति एक छाया तलवार से खरीदी गई थी। कम से कम दुनिया को तो यही पता था। इस समय तक सभी उम्मीदवार, चाहे वे किसी भी आयु वर्ग के हों, सैम की ओर देख रहे हैं, और इसमें थंडर गॉड टेम्पल के उम्मीदवार भी शामिल हैं। घटनास्थल पर केवल 2 लोगों के हाव भाव बाकियों से अलग थे। फिलिप और जैक तुरंत सैम के दोनों ओर आ गए और उसके कंधों पर हाथ रख दिया। वे जानते थे कि कमीने शब्द सुनकर सैम कितना पागल हो जाएगा। वह अपना दिमाग खो देगा और जानवर की तरह पागल हो जाएगा। स्टारवुड अकादमी में स्थिति कुछ अलग नहीं है। उस पागल अवस्था में सैम केवल एक ही चीज के बारे में स्पष्ट रूप से सोच सकता है, और वह है यातना। वह एक जीनियस साइको किलर बन जाएगा। लेकिन आज स्थिति अलग है। सैम बहुत सारे शक्तिशाली लोगों से घिरा हुआ है। जैसे ही उसे छोड़ा जाएगा वह मर जाएगा। सैम पहले ही सभी कारण खो चुका था जब बीस्टवुड के उम्मीदवारों ने उसे बाहर बुलाना शुरू कर दिया। उसने अत्यधिक मात्रा में रक्तवासना का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। जितनी भी मानसिक शक्ति उसने जमा की थी उसमें केवल एक ही कमी थी, और वह ये कि जब भी उसे कुछ नामों से पुकारा जाता था तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता था। ब्लडलस्ट इतना अधिक और तीव्र होता है कि सामान्य अभ्यर्थी इसे समझ या पहचान भी नहीं पाते। इस समय सभी बड़े विगों ने सैम की ओर निरीक्षणात्मक भाव से देखना शुरू कर दिया, और ठीक इसी क्षण फिलिप और जैक ने अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। सैम की मुट्ठियां बंधी हुई हैं और उसके हाथों और माथे पर नसें दिखाई दे रही हैं। वह सचमुच अपने दांत पीस रहा है, और उनमें से 2 लोग इसे सुन भी सकते हैं। उनकी आंखों में इतना उन्माद है कि उन्होंने ऐसी आंखें पहले कभी नहीं देखी। यह एक भूखे जानवर की तरह है जो अन्य प्राणियों के कारण हुई किसी गड़बड़ी के कारण लंबी नींद से जाग गया। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वह जानवर जो अपनी भूख के बारे में भूल गया है और शांति से सो रहा है, अब अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए बेतहाशा खाना चाहता है। यह पागलों की तरह शिकार करना चाहता है। फिलिप बेहद डरता है कि सैम कुछ पागलपन करेगा। इस अवस्था में वह केवल अपने शस्त्रागार में सभी तरीकों का उपयोग करके हत्या करने के बारे में स्पष्ट होगा। वे सैम को बाकी सभी की नजरों से दूर रखना चाहते थे। मोरिया, जो सबसे तेज इंद्रियों वाला सबसे करीबी व्यक्ति है, ने सैम की ओर देखा। वह हत्या के इरादे और एक स्पष्ट जानवर जैसी आभा को महसूस कर सकता था जो वहां खड़े होने पर लगातार बढ़ती जा रही थी। फिलिप ने यह देखा और वह धीरे धीरे सैम के कानों में फुसफुसाने लगा। सैम, अपने आप को संभालो। सैम, ये ठीक है। तुम सिर्फ इसलिए नहीं हो कि वे तुम्हें बुलाते हैं। अपने आप को संभालो। सैम, एक पहाड़ को कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने आप को संभालो। सैम, मैं यहाँ हूँ। जैक यहाँ है। वॉट अभी भी बीस्टवुड में हमारा इंतजार कर रहा है। सैम, कृपया। वह नहीं जानता था कि क्या कहे, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं सकता था। उसे सैम को उसकी उन्मादी स्थिति से बाहर निकालना होगा। अंतिम वाक्य के बाद ही सैम ने अपनी आभा को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, लेकिन बीस्टवुड के उम्मीदवार यही नहीं रुक रहे हैं। सैम अपने उन्माद से बाहर आ गया है, लेकिन वह अपनी हत्या के इरादे पर काबू नहीं रख सका। आखिरकार शेल्टर होम में रहने वाले एक अनाथ के पास जाओ और उसे बास्टर्ड कहने का प्रयास करो। यदि वह उस व्यक्ति की गंदगी को दूर करने की कोशिश नहीं करता है तो कम से कम उस गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश न करे। यानी अगर व्यक्ति अनाथालय में रह रहा हो और सैम का बचपन किस प्रकार का था, उसका मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण किया गया, और वे हमेशा इसका एकमात्र कारण बताते हैं उसका एक हरामी बच्चा होना जो उसके माता पिता नहीं चाहते थे। वह नहीं जानता कि किन परिस्थितियों के कारण उन्हें उसे छोड़ना पड़ा, परंतु उसने अपने माता पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से कभी घृणा नहीं की। उसे अपने जन्म से घृणा थी। उसे पूरी दुनिया द्वारा कमीना कहे जाने से नफरत थी। आखिरकार उसने जन्म लेने के लिए नहीं कहा था। उसने शिकायत की, रोया, सहा, और वह विकृत व्यक्ति बन गया। लेकिन एक चीज है जो वह अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकाल सका, और वह है कोई उसे बास्टर्ड कह रहा है। उसने अपने पिछले जीवन में उसे हरामी कहने वाले हर व्यक्ति का वध कर दिया, और एकमात्र व्यक्ति जो बच गया वह फिलिप का भाई है, और ऐसा फिलिप द्वारा किए गए उस उपकार के कारण है जब वह इस जीवन के सबसे निचले बिंदु पर था। लेकिन अब लोग उसे बास्टर्ड कह रहे हैं। कम से कम बीस्टवुड के लोग ऐसा कर रहे हैं, और वह उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकता है। सैम ने थोड़ा शांत होने की कोशिश की। फिलिप ने उसके प्रयास को देखा और कोई समाधान नहीं सोचा, और मोरिया से पूछा, क्या हम पहले बीस्टवुड को चुनौती दे सकते हैं? जैक को छोड़कर सभी दर्शक दंग रह गए। उसने सैम को पागल न होने देने के लिए उसका दाहिना हाथ कसकर पकड़ रखा है। मोरिया के पास शब्द नहीं थे। वह स्थिति को समझ नहीं सका सिवाय इस तथ्य के कि सैम किसी को मारना चाहता है। मोरिया ने मंदिर प्रमुख की ओर देखा, जिसने जानवर गुट के प्रमुख की ओर देखा और कहा, चूंकि आप उसे बहुत दूर ले जाना चाहते हैं तो आइए एक सौदा करें। अन्य 4 शक्तियां अपने पहले मैच का चयन करने के लिए लॉटरी करेगी, और हम रैंक क्षेत्र के उम्मीदवारों के साथ शुरुआत करेंगे। जानवर गुट बनाम थंडर देवता मंदिर। एक चौतरफा लड़ाई। विजेता का फैसला केवल तभी किया जाएगा जब रिजर्व सदस्यों सहित टीम के उम्मीदवारों में से कोई एक। यदि तुम उसे ले जाना चाहते हो तो उसे जीत लो। जब लोगों ने ये सुना तो वे दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मंदिर प्रधान इतना क्रूर कुछ प्रस्तावित करेगा। सैम ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उत्साहित है। टीम लड़ाई। जानवर गुट के मुखिया ने पूछा, आप जिस भी तरह से चाहें। टीम बैटल। फिर सैम अचानक बेहद खौफनाक अंदाज में कान से कान तक मुस्कुराया और टीम के बाकी सदस्यों से कहा, बस उन्हें मंच पर पकड़कर रखें, उन्हें भागने न दें।
आपको उन पर हमला भी नहीं करना है। सैम ने किसी के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और स्टेज पर कूद पड़े। षटकोणीय मंच 1000 वर्ग गज से भी बड़ा है, इसलिए यह उन सभी के युद्ध के लिए पर्याप्त बड़ा है। वे इस पर टेनिस भी खेल सकते थे। बीस्ट गुट के प्रमुख ने उम्मीदवारों की ओर देखा और मुस्कुराए। उनके सिर ले आओ और वज्र देवता मंदिर को उनके ऊंचे घोड़े से नीचे उतरने दो। तुम्हें अपने जानवरों के लिए रैंक 6 जानवर का मांस दिया जाएगा। प्रत्याशी तुरंत उत्साहित हो गए और मंच पर चढ़ गए। दोनों टीमें धीरे धीरे मंच पर उतरने लगीं। उनके पास इतना अधिकार नहीं है कि वे मंदिर प्रमुखों से इस लड़ाई को रोकने का अनुरोध भी कर सके। उन्हें करना है। वज्र देवता मंदिर के उम्मीदवार थोड़े घबराए हुए हैं, जबकि जानवर गुट के लोग थोड़े अधिक आश्वस्त हैं, क्योंकि बीस्ट गुट के कुछ उम्मीदवारों के पास लड़ने के लिए बीस्ट साथी होंगे। बीस्ट नियमों से प्रतिबंधित नहीं है और यही कारण है कि हर साल बीस्ट गुट के लोगों को बाकी उम्मीदवारों पर बढ़त मिलती है। लेकिन सैम को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह सिर्फ उन प्रत्याशियों को देख रहे हैं जो धीरे धीरे मंच पर आ रहे हैं। किसी कारण से उनमें से सभी उसकी आभा से भयभीत हो गए हैं। वे जानते हैं कि कुछ अलग है, लेकिन वे उस पर उंगली नहीं उठा सकते। आखिरकार सब मिल गया। थंडर गॉड टेम्पल के उम्मीदवार एक तरफ खड़े हैं, जबकि बीस्ट गुट के उम्मीदवार दूसरी तरफ खड़े हैं। सैम बीच में खड़ा है। रेफरी के रूप में कार्य करने के लिए कोई तटस्थ पार्टी नहीं है, इसलिए हर बार जब दो टीमें लड़ रही होती हैं, तो निष्क्रिय टीम रेफरी के रूप में कार्य करेगी और अब यह हर्फ गार्डन था जो रेफरी के रूप में कार्य कर रहा है। रेफरी के रूप में कार्य करने के लिए एक नेसेंट स्टेज कल्टीवेटर मंच के पास खड़ा था। सैम ने जानवर गुट के उम्मीदवारों को उदासीनता से देखा, जैसे कि वे वध के लिए तैयार मेमने हो। उसे वहां संजय तो नहीं मिला, लेकिन वह इतना समझदार नहीं था कि उसकी अनुपस्थिति के कारणों के बारे में सोच सके। झगड़ा करना। जब रेफरी ने लड़ाई शुरू होने का संकेत दिया तो जानवर गुट के सदस्यों ने अपने जानवरों को बाहर निकाल लिया। 10 में से केवल 6 के साथी जानवर हैं और सैम ये पहचान सका कि 3 में से केवल 3 ही पूर्ण पशु योद्धा हैं जिनका अपने जानवरों के साथ अनुबंध है, बाकी 3 सिर्फ साधारण काबू पाने वाले हैं। ये उनकी योजना है। गुट भी इसी कारण से सहमत हुआ। चूंकि वे संख्याओं से दूसरों को अभिभूत कर सकते हैं, तो वे ऐसा अवसर क्यों जाने देंगे। और थंडर गॉड टेम्पल हमेशा उन सभी के लिए सभी श्रेणियों में एक कठिन प्रतियोगी रहा है, इसलिए उन्होंने उन्हें रोकने की जहमत भी नहीं उठाई। वे वास्तव में बेहद खुश हैं कि दो कड़े प्रतिस्पर्धी एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। फिलिप और जैक तनाव में हैं, जबकि निकोलस बेहद उत्साहित है। उसने लड़ाई शुरू करने की अपनी इच्छा को नियंत्रित किया। उसने देखा कि सैम वास्तव में इस बारे में नाराज है। अगर वह लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता है तो वह वास्तव में उसे और अधिक परेशान करेगा। बीस्ट गुट के उम्मीदवारों ने सबसे पहले खुद लड़ने के बजाय बीस्ट को भेजने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे एक कदम आगे बढ़े, सैम ने मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर देखा और 5 जानवरों की क्रूर आभा छोड़ दी। सैम ने जिन जानवरों के साथ अनुबंध किया था वे सभी कहीं बेहतर वंश के हैं। उनके सामने ये 6 जानवर कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। उसने उनसे युद्ध करने की जहमत भी नहीं उठाई। घुटने टेको। सैम ने ठंडे स्वर में थूक दिया और 6 जानवर ऐसे झुक गए मानो उन्हें कोई सुनहरी आज्ञा मिल गई हो। सभी दर्शक दंग रह गए, विशेषकर बीस्ट गुट के वरिष्ठ। वह सैम की आदिम पशु आभा को महसूस कर सकता था। वह इस ग्रह पर जानवरों के संबंध में जानकार व्यक्तियों में से एक है, लेकिन वह जानवरों की आभा को नहीं पहचान सका। जिस बात ने उसे और भी आश्चर्यचकित कर दिया वही ये कि उसने एक ही आदेश से जानवरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उन्हें अपने मालिकों की आज्ञा की पूरी तरह से अवहेलना करने पर मजबूर कर दिया। बीस्ट गुट के सदस्यों को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे तेजी से जानवरों की ओर भागे। जानवर उनके साथी हैं, मांस की ढाल नहीं, इसलिए वे उन्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। उन्हें डर था कि वज्र देवता मंदिर के उम्मीदवार सीधे तौर पर कोई कदम उठाएंगे। सैम ने जैक और फिलिप की ओर देखा और कहा, उन्हें कुछ सेकंड के लिए रोकने की कोशिश करें। इसके साथ ही उसने एक चाल चली और शतभुज के निकटतम कोने पर पहुंच गया। उन्होंने कुछ शिलालेख स्याही डाली और इसे जलतत्व ऊर्जा से नियंत्रित किया। उनमें से बाकी लोग समझ नहीं पाए कि वह क्या कर रहा है, लेकिन बीस्ट गुट के उम्मीदवारों में से एक, जिसके पास भाला था, सैम पर हमला करने ही वाला था, लेकिन जैक ने उसे रोक दिया। बाकी उम्मीदवार भी चाल चलने वाले हैं, लेकिन फिलिप और निकोलस भी हरकत में आ गए हैं। सैम ने स्थिति पर एक नजर भी नहीं डाली। वह एक कोने से दूसरे कोने तक चला गया और जल्द ही सभी 6 कोनों को कवर कर लिया और इससे पहले कि उन्हें पता चले कि हेक्सागोनल चरण के चारों ओर एक अवरोध बन गया है। सैम ने ऊर्जा नोड्स बनाने के लिए शिलालेखों का उपयोग किया और एक संरचना बनाई और अब वे सभी अंदर फंस गए हैं। उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। थंडर गॉड टेम्पल के उम्मीदवारों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। फिलिप, जैक और निकोलस को छोड़कर बाकी लोग अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि बीस्ट गुट के उम्मीदवार मुख्य रूप से सैम से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अचानक टी गुट का भालाधारी व्यक्ति फिलिप की घेराबंदी से बच गया और सैम की ओर भाग गया, जो अभी भी बाहर है। उसकी भुजाएं चमकने लगी और मांसपेशियां अत्यधिक तनावग्रस्त हो गईं, क्योंकि उसने सैम पर जोर लगाने के लिए अधिकतम शक्ति का उपयोग किया। सैम बचकर किनारे की ओर भागा, लेकिन फिर भी हमले से ठीक से नहीं बच सका। उसने भाले के शाफ्ट पर एक बायां हुक फेंका, जिससे हमला एक और मुड़ गया। मंच पर एक छेद दिखाई दिया। सैम के पोंछ जख्मी हो गए हैं और उसकी मुट्ठी में एक छोटा सा घाव है, लेकिन उसने ठीक करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अपनी चाल चली और अपने भंडार से एक भाला निकाला। यह वह भाला है जो उसे मुरली की विरासत से मिला था और यह उसे मिले भले में से केवल एक है। जब भाला चलाने वाला सैम की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि सैम अपने दाहिने पेट में जबरदस्ती भाला घोंप रहा है। भाला उसके आर पार हो गया और उसकी नोक मंच में जा घुसी, जिससे प्रतिद्वंद्वी मंच पर चिपक गया। सैम करीब आया और उस आदमी की आंखों में देखा। प्रतिद्वंद्वी को लगा कि उसका दिल ठंडा हो गया है और उसे अत्यधिक पसीना आने लगा है। आपने मुझे क्या कहा था? सैम ने बेहद ठंडे स्वर में पूछा, जो लगभग ग्रिम रीपर के प्रति जैसा है। मैं प्रतिद्वंद्वी कुछ कहना चाहता था, लेकिन सैम ने उसे मौका नहीं दिया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, सैम ने सीधे उसकी जीभ में चाकू घोंप दिया। चाकू निचले जबड़े से बाहर निकला और अन्न प्रणाली और श्वास नली को छूते हुए निकल गया।
प्रतिद्वंद्वी कराहने लगा, लेकिन सैम ने दया नहीं दिखाई। उसने एक और साधारण भाला निकाला और उसे पेट में घोंप दिया। उसने गैर घातक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। एनवू एक के बाद दूसरा भाला इस शरीर में चुभने लगा और हर एक नोक सीधे उसके आर पार होकर फर्श पर अटक गई। यहाँ तक कि जब वह बेहोश होने वाला था तब भी सैम ने उसे बेहोश नहीं होने दिया। उसने उसे जगाने के लिए थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और उसे जगाने के लिए पानी की बौछार भी की। उसने कुल 12 भाले उसमें भूंक दिए और 2 भाले और निकाल लिए। वह हवा में उछला और अपने ऊपर उभरे हुए भाले के बानों पर जा गिरा। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को सीधे आंखों से देखा और सीधे उनकी दोनों आंखों में सूली लगा दी। भालों की नोक बाकी भालों की तुलना में पतली होती है और वे सीधे सिर में घुस जाते हैं और सिर के अधिकांश भाग को हटाकर जमीन में गड़ा देते हैं। दर्शक गोरखधंधे से दंग रह जाते हैं। घटनास्थल पर कई दिग्गज मौजूद थे और वे भी सैम की क्रूरता नहीं देख सके। रूह कंपा देने वाली यातना को देखकर उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए। केवल फिलिप और जैक थोड़े सामान्य हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें इसकी आदत हो गई है, बल्कि उन्होंने खुद को ऐसे दृश्य के लिए पहले से तैयार कर लिया है। लेकिन फिर भी उन्होंने शेष उम्मीदवारों पर कड़ी निगरानी रखी और उन्हें सैम के साथ एकजुट होने की अनुमति नहीं दी। इसलिए नहीं कि उन्हें डर है कि सैम उन्हें संभाल नहीं पाएगा। उन्हें डर है कि सैम उन्हें और तेजी से मार डालेगा और उसकी खून की लालसा पूरी नहीं होगी। सैम ने पलटकर जानवर गुट के शेष सदस्यों की ओर देखा। फिलिप ने अचानक थोड़ा आराम किया और एक आदमी को अपने नियंत्रण से बाहर जाने दिया। वह आदमी एक जल तत्व वाला जानवर योद्धा है जिसके जानवर के रूप में कछुआ है। फिलहाल कछुआ सैम की आभा के डर से अपने खोल में छिपा हुआ है। जल तत्व उपयोगकर्ता को पता नहीं था कि क्या करना है। फिलिप और अन्य लोग बाकियों को रोक रहे हैं और उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। उसने उस लाश की ओर देखा जो भालों के चुभने के कारण अब भी खड़ी थी और गटक गया। अगले ही पल वह मुड़ा और मंच से कूदना चाहा, लेकिन मंच ने उसे रोक दिया। उसने एक के बाद एक पानी की गोलियां भेजना शुरू कर दिया जैसे कि वह पागल हो रहा हो। उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के उपयोग की भी परवाह नहीं थी। लेकिन गठन बिल्कुल भी टस से मज नहीं हो रहा है। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और वह कांप उठा। जब एक ठंडी आवाज सुनाई दी तो उसे एक उंगली भी हिलाने की हिम्मत नहीं हुई। इतनी जल्दी क्यों? मैं तुम्हें भेज दूंगा। वह अचानक घूमा और अनजाने में पीछे हट गया, लेकिन उसकी पीठ बैरियर के सामने थी। जब वे कांप रहे थे तो उसने कुछ हाथ के संकेत दिए और अपने अंतिम हमले में सारी ऊर्जा बरकरार रखी। जैसे ही यह सीधे सैम से टकराया तो पानी एक बड़ी मिसाइल में बदल गया। यह पानी का एक विशाल और निरंतर जेट है जो एक पहाड़ को चीरने के लिए काफी मजबूत है और सीधे सैम को बिंदुरिक्त और पूरी ताकत से मारता है। उसने चकमा देने की जहमत भी नहीं उठाई क्योंकि एक स्थान पर सुनहरी चमक दिखाई दी क्योंकि पूरा मंच भाप से ढका हुआ था। पानी की पूरी धारा सैम को पार भी नहीं कर पाई क्योंकि वह पूरी तरह से वाष्प में बदल गई। मंच पर तापमान बढ़ गया और यहाँ तक कि ग्रैंड क्षेत्र में मौजूद कृषकों को भी गर्मी के कारण पसीना आ रहा है और यहाँ तक कि घने जलवाष्प से उनकी इंद्रियां भी बाधित हो रही हैं। हमला लगातार 3 मिनट तक चलता रहा, लेकिन सैम हिले तक नहीं और जल्द ही पानी की बौछार बंद हो गई। सभी वरिष्ठ लोग सुनहरी आग की लपटों के साथ एक मानव आकृति देख सकते थे। लपटें गायब हो गईं और सैम ने अंदर कदम रखा और उसके शिकार के बीच केवल फुट की दूरी पूरी तरह से गायब हो गई। वह ठंडे स्वर में फुसफुसाया, शानदार कदम। आप जल तत्व का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ जानना चाहते हैं। मैं जल तत्व का भी उपयोग कर सकता हूं और एक और मजेदार तथ्य, मानव शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है। उसने उस व्यक्ति की छाती पर हाथ रखा और अचानक उसके पूरे शरीर पर एक नीली चमक आ गई। आध्यात्मिक ऊर्जा एकाग्र रूप से उमड़ रही थी। प्रतिद्वंद्वी को लगा कि उसकी खून दौड़ने की गति बढ़ गई है। रक्त उसके शरीर के लगभग सभी हिस्सों तक पहुंचता है और जब वह किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से तक पहुंच रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि रक्त की गति कम हो रही है। सैम रक्त को नियंत्रित कर रहा है क्योंकि उसने इसे अपने स्वयं के परिसंचरण पथ में प्रसारित किया है, लेकिन केवल गति को नियंत्रित कर रहा है और रक्त को अत्यधिक दबाव वाले तरल की धारा में परिवर्तित कर रहा है। लेकिन उसका नियंत्रण इतना सटीक है कि महत्वपूर्ण अंगों को चोट नहीं पहुंचती क्योंकि वह बहुत जल्द मर सकता है। पीड़ित को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी नसों में सैकड़ों सुइयां दौड़ रही हैं और जल्द ही वह बेहोश हो गया। लेकिन सैम ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि वह जाग जाएगा क्योंकि उसने उसे जागते रहने और दर्द का अनुभव करने के लिए मजबूर करने के लिए कुछ एक्यूपॉइंट दबाए थे। जल्द ही नसें दबाव सहन नहीं कर सकी और घिस गईं और जल्द ही फट गईं, लेकिन रक्त में कोई बदलाव नहीं आया। यह मांसपेशियों के तंतुओं के संपर्क में आया, लेकिन यह अभी भी चल रहा है जैसे कि नस अभी भी मौजूद है। पीड़ित ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और खून के आंसू बहते रहे और उसकी आवाज बंद हो गई। वह अपना दर्द दिखाने के लिए चिल्ला भी नहीं सका। जिन अभ्यर्थियों के होश भाव से व्याकुल हो रहे हैं वे तो ये बारीक बातें नहीं देख सके, लेकिन बाहर के विशेषज्ञ इसे देख सकते हैं। नवजात कृषकों में से कुछ कमजोर दिमाग वाले उम्मीदवार इस पर अपना होश भी नहीं रख सके। पीड़ित के पास वापस आकर वह उस दर्द को सहने के लिए और अधिक सांस लेने लगा जिसे उसे सहन करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खून की धारा ने मांसपेशियों के तंतुओं को तोड़ना शुरू कर दिया और जीभ से खून बहने लगा। इसके बाद उसके चेहरे की त्वचा से खून बहने लगा जहां मांसपेशियां इतनी घनी नहीं थी और जल्द ही गुप्तांग फट गए और उसके कपड़े खून से भीग गए। उसने फिर से अपनी चेतना खो दी, लेकिन एक बार फिर सैम ने अपनी मानसिक शक्ति से उसकी आत्मा को जगाया और उसे फिर से दर्द का अनुभव कराया। जब तक त्वचा फटने लगती है तब तक रक्तधारा में अग्नि तत्व की ऊर्जा जुड़ जाती है और जल्द ही पहले से ही खून बह रही त्वचा पर दरारें खुल गईं। त्वचा का एक भी इंच ऐसा नहीं बचा जो बिना दरार वाला हो। जल्द ही दरारों से लाल रंग की भाप रिसने लगी और मंच का एक हिस्सा जो फंसा हुआ था और पहले से ही जलवाष्प से भरा हुआ था, उसकी जगह रक्त लाल वाष्प ने ले ली। हालांकि केवल छोटा हिस्सा, बाकी अभी भी सामान्य वाष्प है और घनत्व अंतर के कारण रक्त लाल वाष्प ऊपर जाना शुरू कर दिया और मंच के सबसे ऊपरी हिस्से पर कब्जा कर लिया और जब यह बाधा के सबसे ऊपरी बिंदु पर पहुंच गया तो भीड़ की तरह वहां जमा हो गया। व्यक्ति मर गया और गिर गया, लेकिन फिर भी आंतरिक अंगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। सैम ने लाश को देखा और घूम गया।
इस समय तक भाप संघनित होकर पुनः पानी बन जाती है। सैम धीरे से पीछे हट गया। बीस्ट गुट के सदस्य मिलकर सैम पर कोई कदम उठाना चाहते हैं ताकि उन्हें मौका मिल सके। बीस्ट बिल्कुल बेकार है और उन्होंने उन्हें बीस्ट पाउच में वापस भेज दिया, लेकिन वे तीनों से आगे नहीं निकल सके। ये लोग संभ्रांत लोग हो सकते हैं, लेकिन फिलिप और जैक कुछ नर्म अनुमति वाले नहीं हैं। यदि ये तथ्य नहीं होता कि वे उनकी जान नहीं लेना चाहते और उन्हें सैम के लिए छोड़ देते, तो उन्होंने लड़ाई समाप्त कर दी होती और निकोलस का उल्लेख करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि वह युद्धोन्माद भी अपने प्रहारों को नियंत्रण में रख रहा है। लेकिन जब बीस्टवुड के उम्मीदवारों ने अपने दो साथियों की स्थिति देखी तो शेष 8 ने वास्तव में कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और तीनों मदद नहीं कर सके, लेकिन उनमें से 2 को जाने दिया। उनमें से एक कृपाणधारी है और दूसरा पृथ्वी तत्व उपयोग करता है। कृपाण चलाने वाला एक पवन तत्व योद्धा जादूगर था। जैसे ही वह सैम पर कूदा, पृथ्वी उपयोगकर्ता ने हाथ से कुछ संकेत दिए और उसकी त्वचा पत्थर में बदल गई, जबकि वायु तत्व उपयोगकर्ता ने वायु तत्व ऊर्जा को कृपाण ब्लेड पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे बड़े हमले के लिए तैयार हुए, वे तालमेल बिठाने लगे। सैम ने चकमा देने की भी जहमत नहीं उठाई क्योंकि पृथ्वी तत्व उपयोगकर्ता ने उसे उस पत्थर की त्वचा से गले लगा लिया और घूम गया, जिससे उसकी पीठ पवन तत्व उपयोगकर्ता के सामने आ गई। सैम ने पृथ्वी उपयोगकर्ता को देखा और उसके चेहरे को स्कैन किया, जो चिंता से भरा था, और बाद वाले ने सैम का चेहरा भी देखा और उसे केवल शांति और शीतलता दिखाई दी। वह चिंता का कोई संकेत नहीं देख सका, जिससे उसकी अपनी चिंता बढ़ गई। जल्द ही एक हवा का झोंका सैम की पीठ पर चिपक गया और ठीक उसी समय जब वह टकराया, संपर्क का बिंदु सोने में चमक उठा क्योंकि सैम ने कोट पहना था। हमले से कोट नहीं टूटा, लेकिन सैम झटके से आगे बढ़ा और आंतरिक अंगों पर प्रभाव के कारण उसके मुंह से कुछ खून निकल आया। यहाँ तक कि अर्थ यूजर भी इस हमले से नहीं बच पाया क्योंकि सैम की पीठ पर लगे उसके हाथों पर भी वार हो रहे हैं। हवा के झोंके रुके नहीं, हमले होते रहे और सैम का शरीर झटके खाता रहा। पृथ्वी उपयोगकर्ता ने सैम को देखा जिसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन वह केवल एक बुरी मुस्कुराहट देख सकता था। मैंने सोचा, तुमने मुझे हरामी कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों गले लगा रहे हो जैसे मैं तुम्हारा बहुत पुराना बिछड़ा हुआ प्रेमी हूँ। पृथ्वी उपयोगकर्ता को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे एक बुरा अनुमान था और वह सही है। सैम ने जारी रखा, वैसे भी जब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मुझे भी बदला लेने दो। उसकी आवाज की शांति ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। चिंता मत करो, मैं बेहद सौम्य रहूंगा और इसे लंबे समय तक चलने वाला अनुभव बनाऊंगा। सैम ने धीरे से उसे गले लगाया और उसकी ठुड्डी उसके कंधे पर रख दी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा दूसरे व्यक्ति के शरीर में रिसने लगी। पृथ्वी उपयोगकर्ता, जिसकी त्वचा पत्थर जैसी है, को अचानक महसूस हुआ कि आध्यात्मिक ऊर्जा की कोमल धारा शरीर में प्रवेश कर गई है। सैम की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके पूरे शरीर पर हावी हो गई और धीरे धीरे उसके आंतरिक अंगों में प्रवेश करने लगी। पूरे शरीर पर कब्जा करने के बाद सैम ने कहा, तुम्हारी पकड़ थोड़ी मजबूत है, मुझे इसे ढीला करने दो। और एक विचार के साथ उसने पत्थर की त्वचा के विघटन और बांह को एक खूनी गूदे पर लागू किया। है उसने अपना दूसरा हाथ थोड़ा जोर से पकड़ लिया और सैम ने ठंडे स्वर में कहा, तुम फिर क्यों तंग हो रहे हो? और ऐसे ही एक और हाथ खूनी गंदगी में बदल गया। है चलो पैरों के लिए चलते हैं, तुम मुझे इस तरह पकड़ने और हमलों से बचाव करने में थक गए होगे। एक के बाद एक पैर खुलते गए और केवल शेष पैर ही व्यक्ति के धड़ और सिर पर लटके हुए हैं। पृथ्वी उपयोगकर्ता दर्द सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। तुम ऐसे कैसे सो सकते हो? उन शब्दों के साथ व्यक्ति की किडनी के आसपास मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा ने प्रतिक्रिया की और बाईं किडनी मांस के पेस्ट में बदल गई। है पीड़िता चौंक कर उठी और दर्द से चिल्लाने लगी, अरे तुम बहुत शोर कर रहे हो, मेरे कान दुखने लगे हैं। स्वर रज्जू टूट गए हैं। और जैसे जैसे हवा के झोंके सैम पर आते जाते रहे, एक एक करके आंतरिक अंग बिखरते गए। आंतें, पेट, यकृत, फेफड़े और अंत में हृदय। सैम ने लाश गिरा दी। वह पवन उपयोगकर्ता की ओर मुड़ा, जिसने हमलों को अचानक रोक दिया। सैम पूरी तरह से खून से लथपथ था, जिसे पृथ्वी उपयोगकर्ता ने बाहर निकाला, लेकिन उसने परवाह नहीं की और उपयोगकर्ता से कहा, आप इस तरह हमारे मिलन को कैसे परेशान कर सकते हैं? वह धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास गया और प्रतिद्वंद्वी अनायास ही पीछे हट गया। और जल्द ही वह आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि वह बैरियर के सामने था। आइए मैं आपको पवन तत्व के बारे में अपना दृष्टिकोण बताता हूँ। सैम ने उस आदमी का गला पकड़ लिया और उसे हवा लेने के लिए अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर किया और उसने ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और आसपास की हवा एक धारा की तरह अंदर जाने लगी। अब तक भाप पहले ही संघनित हो चुकी है और सूर्य अवरुद्ध हो चुका है। हवा पागलों की तरह अंदर घुसने लगी। पेट थोड़ा सा उभर आया। उसके फेफड़े और पेट गुब्बारे की तरह फूल गए हैं और जैसे जैसे उसने अधिक दबाव डाला, दबाव बढ़ता गया। नसें फट गईं, हृदय गति कम हो गई। जैसे ही सैम ने अपनी वायु तत्व ऊर्जा में थोड़ा सा बदलाव किया, हवा पेट और फेफड़ों के अंदर मंथन करने लगी और फर्स्ट सैम पर खून के छींटे पड़े क्योंकि हवा के अराजक और तेज प्रवाह से उसकी छाती और पेट फट गए थे। उसने लाश को नीचे गिरा दिया और घूम गया। इस समय तक शेष 6 उम्मीदवारों ने रक्तरंजित दृश्यों को देखकर तिकड़ी से लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने जाकर सैम से लड़ने की इच्छा शक्ति खो दी। उसकी चालें आत्मघाती हैं क्योंकि उसने अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए ही इतने सारे प्रहार झेले हैं और वह अभी भी जारी है। उसका चेहरा अभी भी बेहद ठंडा है और उस पर जो खून छिड़का गया है उससे भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। बीस्टवुड के बचे हुए 6 उम्मीदवारों को यह भी नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। वे फिलिप की घेराबंदी तोड़ने और आराम करने और सैम पर हमला करने की जहमत भी नहीं उठा सके। उनकी नज़र में सैम एक मनोरोगी है। यदि वह सामान्य रूप से लड़ता तो उनके पास एक मौका हो सकता था, लेकिन सैम की चालें आत्मघाती हैं। वह इससे होने वाले किसी भी नुकसान की परवाह नहीं कर रहा है। यदि उनमें से कोई भी उतना ही हमला करता जितना सैम ने किया तो वे कम से कम 6 मिनट में मर जाएंगे। फिलिप, जैक और निकोलस एक कदम पीछे हट गए। सैम ने 4 विरोधियों को इतनी तेजी से निपटाया कि भाप भी मुश्किल से संघनित होकर वापस पानी में जाने लगी। अचानक ऊपर से रक्त लाल तरल पदार्थ की वर्षा होने लगती है और सभी अभ्यर्थी जो स्तब्ध होकर ये दृश्य देख रहे थे, स्तब्ध होकर जाग उठते हैं। उन पर खून की बारिश हो रही है और उनके शरीर खौफनाक मंजर से कांप रहे हैं।
सैम ने ऊपर की ओर देखा और शेष 6 उम्मीदवारों को देखकर मुस्कुराया, जिससे वे रेल की ओर मुड़ गए और दौड़ना चाहते थे। वे सभी एक कोने में भाग गए और संरचना से बाहर निकलना चाहते थे। सैम को चिंता नहीं थी कि वे बच जाएंगे क्योंकि वह धीरे धीरे चल रहा था और उसका दाहिना हाथ फैला हुआ था क्योंकि उसने पानी के साथ नीचे गिरने वाली रक्त की बूंदों को इकट्ठा करने के लिए जल तत्व ऊर्जा का उपयोग किया था। उसके हाथ में जो छोटा सा तरल गोला है वह उसके हर कदम के साथ बड़ा होता जा रहा है। इस बीच सभी विशेषज्ञों ने बीस्ट गुट के बैठने की स्थिति पर नजर डाली। गुट का मुखिया उदास चेहरे के साथ घटनास्थल की ओर देख रहा है। वह सख्त तौर पर लड़ाई रोकना चाहता है और सैम को थप्पड़ मारना चाहता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने शर्तों को स्वीकार कर लिया है और उसे अपने निर्णयों के परिणामों से निपटना होगा, चाहे वे कितने भी घटिया क्यों न हो। वज्र देवता मंदिर सिर कोई नर्म अनुमति भी नहीं है। वह मूर्ख होगा जो गुट प्रमुख को कोई कदम उठाने देगा, और बाकी शक्तियां निश्चित रूप से निष्पक्षता सुनिश्चित करने के नाम पर वज्र देवता मंदिर के पक्ष में होंगी। अगर उसने मामले को बतंगड़ बनाने की कोशिश की तो वह खुद को ही शर्मिंदा करेगा। वह अपने चेहरे के बारे में 10 कुलीन ग्रैंड दायरे के कृषकों से अधिक परवाह करता था। जैसा कि उन्होंने देखा, सैम ने कोने में अपना रास्ता बना लिया। उम्मीदवार गठन को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। ऐसा नहीं है कि गठन बहुत मजबूत है, बल्कि वे नोट स्थिति की पहचान कर सकते थे। यदि गठन झंडे द्वारा किया जाता है तो उन्होंने आसानी से इसे नोटिस किया होगा, लेकिन गठन नोड्स के रूप में रूल्स का उपयोग करने से उनके लिए गठन से निपटने के तरीके को समझना और पहचानना कठिन हो गया। सैम ने अपना बायां हाथ निकटतम उम्मीदवार के कंधे पर रखा और उसे जबरदस्ती इस ओर घुमा दिया। उसने अपना मुंह खोला और अपने हाथों में पकड़े तरल पदार्थ को अपने गले में डाल लिया, लेकिन तरल पदार्थ सामान्य रूप से नीचे नहीं बह रहा था। जैसे ही पीड़ित ने अपनी आंखें चौड़ी की, सैम ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पूरी एकाग्रता बनाए रखी। वह शरीर में प्रवेश करने वाले पतले रक्त को नियंत्रित कर रहा है। उसने तरल को असंख्य बूंदों में बिखरने दिया और पूरे शरीर में फैलने दिया। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे पाचन तंत्र को छोड़कर अन्य भागों में कैसे फैल रहे हैं, तो ये काफी आसान है। वे बस सभी बाधाओं में छेद कर रहे हैं। एक ही विचार से सभी दर्शकों ने देखा कि उम्मीदवार का शरीर छिद्रों से छलनी हो रहा है। सैम द्वारा उसके शरीर पर बनाए गए सभी नए छिद्रों से खून बहने के कारण उसकी जान चली गई। केवल 5 और उम्मीदवार बचे हैं और उनमें से एक ने आत्महत्या करने की कोशिश की क्योंकि उसने चाकू निकाला और खुद के दिल में वार कर लिया। लेकिन जैसे ही चाकू उसकी त्वचा के संपर्क में आने वाला था, सैम झटके से उसके पास आया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और चाकू को छूने से रोक दिया। किसने कहा कि तुम खुद को मार सकते हो? उसने बेरुखी से थूका और उसके हाथ से चाकू छीन लिया। उसने अपने बाएं हाथ से उस आदमी की गर्दन पकड़ ली और अपने दाहिने हाथ से चाकू चलाना शुरू कर दिया। उसने चाकू इतनी तेजी से घुमाया कि बाकी उम्मीदवार केवल ब्लेड की चमक देख सके, लेकिन वे जो देख सकते थे वह ये था कि मांस पतले पतले कट रहा था और खून के छींटों के साथ जमीन पर छोटे छोटे टुकड़ों में गिर रहा था। जगह सैम एक खून को तरसने वाले राक्षस की तरह है क्योंकि जब उसने उस व्यक्ति के धड़ से मांस काटा तो खून उसके ऊपर फैल गया और जल्द ही हड्डियां दिखाई देने लगी और नग्न लोगों को फेफड़े और हल्के से धड़कते दिल के साथ साथ पसली का पिंजरा भी दिखाई देने लगा। सैम ने उसे मारने की जहमत भी नहीं उठाए और उसे चित्रे की गुड़िया की तरह फेंक दिया। पीड़ित जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है और चाहता है कि वह तुरंत मर जाए क्योंकि वह अपने जीवन के सबसे दर्दनाक क्षणों से गुजर रहा था। सैम ने शेष 5 उम्मीदवारों को देखा और उनमें से एक की ओर चल दिया। उसने चाकू अपने हाथों में पकड़ लिया और उस पर उठा दिया। कृपया बस मुझे तुरंत मार डालो। वह सैम की ओर देखते हुए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन सैम को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने उसे ठंडी आंखों से देखा। दूसरा पक्ष जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और भीख मांगने लगा। सैम ने उसकी टुट्टी पकड़ ली और उसका मुंह खोल दिया। उसने चाकू के हैंडल को लंबवत रखा जिससे ब्लेड ऊपर की ओर उभर आया। घुटनों पर बैठा व्यक्ति भ्रमित था, लेकिन सैम की ठंडी मुस्कुराहट से उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह सतर्क हो गया। सैम ने ब्लेड को अपनी पकड़ में पकड़ लिया और मुट्ठी अचानक सुनहरी लिप्टों से ढक गई। चाकू गर्म होने लगा। जो लोग सब देख रहे थे वे यह न देख पाने के कारण अपनी आंखें बंद करने लगे। घुटने टेकने वाला व्यक्ति भागना चाहता था, लुढ़कना चाहता था और यहाँ तक कि अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहता था, लेकिन उसके पास हिलने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि सैम ने उसे अपनी जगह पर पकड़ रखा था और जल्द ही उसके मुंह से आ रही कराहें लालगर्म के रूप में बंद हो गईं। पिघली हुई धातु उसके गले में बह गई। शेष लोगों में से एक मौके पर ही बेहोश हो गया क्योंकि वह सभी मौतों को सहन करने में असमर्थ था और संयोग से एक अन्य व्यक्ति दूसरी तरफ भागना चाहता था जहां वह गुट के प्रमुख को देख सके और उससे मदद मांग सके। लेकिन सैम ने उसका कॉलर पकड़ लिया और फिर सिर के पीछे के हिस्से को बालों से पकड़ लिया। उसने उस आदमी को जो बेहोश हो गया था पलट दिया और उसे आसमान की तरफ कर दिया। उसने जिस आदमी को पकड़ा था उसे उसने अपने पास खींच लिया और बेहोश आदमी के सिर पर जोर से पटक दिया। बेहोश आदमी चौंक कर उठा, लेकिन उसे केवल एक जाना पहचाना चेहरा ही उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। बम बम बम। सैम ने उन्हें पीड़ा में चिल्लाने का मौका दिए बिना ही दूसरे के सिर पर हथौड़ा मार दिया। बम बम बम। दरार दरार। जल्द ही चटकने की आवाजें सुनी जा सकती थी क्योंकि फटी हुई खोपड़ी से मस्तिष्क का रस बाहर निकल रहा था। सैम ने उन्हें इतनी जोर से पटका कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डियों में से एक खोपड़ी फट गई और दिमाग बाहर आ गया। मौतों की पुष्टि के बाद सैम ने आखिरी 2 को देखा। जब उन्होंने अपने 8 साथियों की लाशों को देखा तो आपके जूते कांपने लगे। वे ये भी नहीं जानते कि खुद को बचाने के लिए क्या करें। उन्हें लगा कि शीघ्र मृत्यु प्राप्त करना उनके जीवन को बचाने से कम वरदान होगा। सैम ने उनमें से एक को पकड़ लिया जो हवा से हौंफ रहा था और कुछ नया करना चाहता था। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में फैलाना शुरू कर दिया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से आध्यात्मिक केंद्र को घेर लिया। जब भी वह किसी आध्यात्मिक पत्थर को अस्थिर करता था तो एक विस्फोट होता था। वह हमेशा प्रत्यक्ष रूप से ये देखना चाहता था कि यदि वह आध्यात्मिक मूल के साथ ऐसा करेगा तो क्या होगा। उसने अपने हाथ हटा लिए और उस व्यक्ति को मंच के दूसरे छोर की ओर फेंक दिया। पीड़िता बैरियर से टकराए और बूम, एक आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट हुआ, लेकिन इस बार यह बड़े पैमाने का था और संरचना तुरंत ढह गई।
पूरे मंच पर और यहाँ तक कि मंच के बाहर भी खूनी गंदगी फैल गई थी क्योंकि बैरियर हटा दिया गया था और मंच पर सभी उम्मीदवारों के साथ साथ आगे की पंक्ति में बैठे कुछ लोग जो सभी 6 तरफ से महान क्षेत्र के कृषक हैं पर खूनी स्प्रे छिड़क दिया गया है। सैम ने विस्फोट और उसके परिणामों को विचारशील भाव से देखा। उसके आसपास की खून की लालसा लगभग खत्म हो गई थी और वह अब समझदार दिख रहा था, लेकिन अंतिम उम्मीदवार और जानवर गुट के बाकी सदस्यों के प्रति नियंत्रित हत्या का इरादा गायब नहीं हुआ था। उसने अंतिम उम्मीदवार की ओर देखा और उसकी ओर चल दिया। जैसे ही उसने उस शख्स पर अपना हाथ रखा, आखिरी शिकार की आंखें फैल गईं और उसकी सांसें थम गईं। सैम के स्पर्श के डर से ही उसकी जान चली गई। जैसे ही उसका शरीर गिरने वाला था, सैम ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और तारांकन ने उसे 2 थप्पड़ मारे। ये पुष्टि करने के बाद कि वह मर चुका है, उसने शव को मंच से नीचे फेंक दिया और ठंडे तरीके से थूक दिया। ऐसी बिल्ली, और तुमने मुझे बास्टर्ड कहने की हिम्मत की। तुम भाग्यशाली हो कि डर के मारे मर गए। इन शब्दों के साथ उसने रेफरी की ओर देखा जो वापस होश में आया और घोषणा की, वज्र देवता मंदिर जीतता है। सैम नीचे चला गया और सीटों की ओर चला गया और दूसरों पर एक नजर डाले बिना ही बैठ गया। धीरे धीरे ठीक होने पर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि उसने ज्यादा संघर्ष न किया हो, लेकिन आत्मघाती होने के कारण उसे कुछ नुकसान जरूर हुआ। बीस्ट गुट के सभी सदस्य गंभीर हैं। यहाँ तक कि जो नवजात चरण के कृषक आए थे, वे शेष शक्तियों के लिए सैम को अनिच्छा से देख रहे हैं। ग्रैंड दायरे में किसी ने भी सैम को देखने की हिम्मत नहीं की। वे बेहद डरते हैं कि वे उसे नाराज कर सकते हैं। जैसे ही उम्मीदवार मंच से नीचे जाने लगे और बीस्ट गुट के सदस्यों ने सफाई करना शुरू कर दिया, फिलिप वापस मंच की ओर भागे जैसे कि उन्हें कुछ याद आया हो और उन्होंने सभी स्थानिक छल्ले लेना शुरू कर दिया। जो लोग सफाई करने के लिए मंच पर आए, महान क्षेत्र के कृषक अवाक रह गए, लेकिन कुछ भी नहीं कह सके क्योंकि वह स्पष्ट रूप से फिलिप की तुलना में बहुत कमजोर है। बाकी गुट ने कुछ नहीं कहा क्योंकि यह एक अघोषित नियम है कि हारने वाले की संपत्ति विजेता की होती है। सब कुछ शांत होने के बाद शेष 4 शक्तियों ने अपनी लड़ाई सामान्य रूप से संचालित करना शुरू कर दिया। 2 राउंड के बाद लाइटनिंग स्पीयर संप्रदाय और उसेन संप्रदाय 2 शक्तियां हैं जिन्होंने जीत हासिल की और अब वे आपस में लड़ाई में जा रहे हैं और विजेता थंडर भगवान मंदिर से लड़ेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। वे ऐसा कल करेंगे और फाइनल परसों होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास लड़ाई से उबरने के लिए पर्याप्त समय होगा। सैम ने लड़ाई की परवाह नहीं की और खुद को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया। भव्य क्षेत्र की लड़ाई के बाद नवजात चरण की लड़ाई हुई। तभी सैम ने मोरिया की लड़ाई देखने के लिए अपनी आंखें खोली। नवजात चरण की लड़ाइयों के परिणाम मुख्य रूप से संसाधनों का प्रमुख वितरण तय करते हैं। सैम को मोरिया की लड़ाई में दिलचस्पी है, लेकिन वह निराश हुए बिना नहीं रह सका क्योंकि मोरिया को लड़ने का मौका ही नहीं मिला। फिर उसने कुछ अलग देखा और वही ये कि अन्य नवजात कृषक मोरिया के साथ युद्ध करने की कोशिश कर रहे थे और संसाधनों से भी अधिक वे उसे हराने में अधिक रुचि रखते थे। छाया तलवार से उसकी कथित चोट के बारे में भी फुसफुसाहटे हैं। फिर उन्होंने वज्र देवता मंदिर के अन्य कनिष्ठों की चर्चा की ओर रुख किया और समझा कि स्थिति क्या है। जाहिर तौर पर यहाँ आने वाले मौजूदा नवजात चरण के 70% से अधिक उम्मीदवार उसी पीढ़ी के पूर्व ग्रैंड क्षेत्र के उम्मीदवार हैं और उस समय मोरिया ने पूरे डिवीजन में जीत हासिल की थी और शेष उम्मीदवारों को टूर्नामेंट में लड़ने का मौका भी नहीं मिला था। वह एक तलवारबाज है और बमुश्किल 5 लोग ही उसके साथ कुछ चालें चल पाते हैं और बमुश्किल एक लड़ाई में कुछ तीव्रता आई थी। बाकी तो तलवार के एक वार से हार जाते हैं। सैम प्रभावित हुआ और मोरिया की लड़ाई के लिए उत्सुक था। उन्होंने ये भी देखा कि वज्र देवता मंदिर उस स्थिति का उपयोग कर सकता है जो उसने एक छाया तलवार के नकली विनाश के साथ बनाई थी, ताकि कुछ योजना बनाने के लिए चोट लगने का नाटक करके मोरिया की ताकत को छुपाया जा सके। अतः यदि वह उस तर्क से विचार करे तो संभावना है कि वह उसे युद्ध में देख भी न सके। उस दिन की लड़ाई के बाद वे उस पत्थर की इमारत में गए जिसमें वे अंतरिक्ष द्वार से पहुंचे और वहीं रहे। सैम छत पर चढ़ गया और तारों को देखते हुए लेट गया। वह कुछ शांति चाहता था। उनकी पहले की उन्मादी स्थिति उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। जब वह सेना का सामना कर रहा हो तो शांत रह सकता है, अत्यधिक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते समय शांत रह सकता है, वह धैर्य रख सकता है और महीनों तक असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शोध कर सकता है। लेकिन वह उस व्यक्ति के सामने समझदार नहीं रह सकता जो उसे कुछ नामों से बुलाता है। वह लगभग एक अलग व्यक्ति में बदल जाएगा। वह उस स्थिति से उबर नहीं सका और यह भी नहीं जानता कि उसे बदलने के लिए क्या करना चाहिए। वह बहुत कुछ बदलना नहीं चाहता है, वह फिर भी उन्हें मार डालेगा। वह बस इतना खून खराबा नहीं चाहता जो अनैच्छिक रूप से बढ़ जाए। जैसे ही सैम सोच रहा था, उसे आसपास कुछ हलचल महसूस हुई। वह सतर्क हो गया और रीपर निकालकर एक विशेष दिशा में देखने लगा। उसने हरे भरे पेड़ों के बीच से एक औरत को बाहर आते देखा जिसकी उम्र लगभग 30 साल होगी। वह और अधिक सतर्क हो गया क्योंकि उसने उसे बीस्ट गुट के नवजात चरण के कृषकों में से एक के रूप में पहचाना। चिंता मत करो, मैं यहाँ हमला करने नहीं आया हूँ, महिला ने सैम को ऊपर से नीचे तक जांचते हुए कहा। तुम अपनी खून की लालसा के बिना बहुत अलग दिखते हो, उसने ऐसा कहा और एक निशानी निकालकर उसकी ओर फेंक दी। सैम ने टोकन पकड़ा और उसे असमंजस की दृष्टि से देखा। यह आपको 20 फुट तक पहुंचने में मदद करेगा। आपको बस इस टोकन के साथ वन वे स्पेस गेट में प्रवेश करना है। सैम ने भौहें सिकोड़ ली और उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, जिसका उसने उत्तर दिया। संजय ने मुझे भेजा है। 9 महीने बाद एक पारिवारिक बैठक है और वह चाहता है कि तुम वहां रहो। सैम ने सिर हिलाया और टोकन को भंडारण में रख दिया। उसने फिर भी अपनी सतर्कता कम नहीं होने दी और सावधानी से उसकी ओर देखा। ऐसा लगता है कि उसका जल्द ही जाने का कोई इरादा नहीं है। तुम इतने क्रूर क्यों हो? तुम्हें बीस्ट गुट से कितनी दुश्मनी है और अगर वास्तव में तुम्हें इतनी बड़ी दुश्मनी है तो संजय तुम्हें ये निर्देश क्यों देगा? उसे तुम्हें मौके पर ही मार देना चाहिए था। सैम ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसे ये भी समझ नहीं आया कि वह उससे ये सवाल क्यों पूछ रही है। वास्तव में वह व्यक्ति है जिसके पास बीस्ट गुट के साथ अपने संबंधों के बारे में सबसे कम संदर्भ है।
जहां तक शिकायत की बात है, अगर उसने सचमुच उससे कहा कि उसने उन्हें इस तरह मार डाला क्योंकि उन्होंने उसे बास्टर्ड कहा, तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगी। वह कुछ देर चुप रहा और पूछा, क्या आप वॉट को जानते हैं? वॉट, अजीब चांदी के लिबादे में वह आदमी। उसने आश्चर्य से पूछा, हाँ, आप उसे कैसे जानते हो? सैम ने सवाल का जवाब नहीं दिया और इसके बजाय पूछा, वह कैसा कर रहा है? क्या उसके लिए वहां सब कुछ ठीक है या उसे कोई परेशानी हो रही है? वह सैम और वॉट के बीच संबंध जानने की कोशिश में एक सेकंड के लिए चुप रही और बोली, वह वहां किसी प्रकार का विशेष अतिथि है, लेकिन वह व्यक्ति पूरी तरह से मनोरोगी है। वह गुट में कहर बरपा रहा है और उसने प्रारंभिक चरण में लगभग सभी ग्रैंड रियलम किसानों को पीटा है। यहां तक कि उसने उन 10 लोगों को भी पीट पीट कर मार डाला जिन्होंने उस पर घात लगाकर हमला किया था। सैम ने आह भरी और बुदबुदाया, अच्छी बात है। उस आदमी के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप संजय से इसके बारे में पूछ सकते हैं। और संजय को मेरी ओर से एक संदेश दे दीजिए, बताना जरूर। अगर वॉट को कुछ होता है, थोड़ी सी भी चोट लगती है, तो मैं बीस्ट को अपने साथ ले जाऊंगा, भले ही मुझे मरना पड़े। उसकी आवाज इतनी सहज लग रही थी मानो वह कोई कहानी या स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। तारांकन PF। महिला हंसने लगी, लेकिन सैम को कोई परवाह नहीं थी। लड़के, तुम उन शब्दों को कहने के लिए बहुत अहंकारी हो। अगर मैं यही अपना कदम उठाने का फैसला करता हूं तो तुम मर भी सकते हो। तुम पूरे जानवर गुट को खत्म करने के बारे में सपने में भी कैसे सोच सकते हो? सैम ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, आप आगे बढ़कर यह क्यों नहीं देखते कि पहले कौन मरता है? जब सैम ने ऐसा कहा तो वह काफी आश्वस्त था। उसे जरा भी डर नहीं है। अगर वह अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, यहाँ तक कि अपनी वर्तमान स्थिति में भी, तो वह प्री ट्रांसेंडेंट को मार सकता है और कुछ गंभीर चोटों के साथ बच सकता है। उसके बाद वह कुछ महीनों के लिए असुरक्षित हो सकता है, लेकिन फिर भी वह जीवित बचकर निकल सकता है। महिला ने सैम की तरफ देखा और साफ महसूस किया कि वह मजाक नहीं कर रहा है। वह वास्तव में सैम को उसकी जगह पर रखकर और उसे थोड़ा विनम्र बनाकर उसे सबक सिखाने के लिए प्रलोभित थी। लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसे पता चला कि जिस क्षण उसने कोई कदम उठाया, उसे निश्चित रूप से पछतावा होगा। मैं निकल रही हूँ, उसने कहा और जाने के लिए मुड़ी और सैम के शब्द सुने, जो लोग यहाँ आपके साथ हैं उनसे कहो कि मरने के लिए तैयार हो जाएं। मैं उन सभी को मार रहा हूँ। महान क्षेत्र के कृषक, नवजात क्षेत्र के कृषक, उन सभी को। आज ताकत के अंतर ने केवल उनकी मृत्यु में थोड़ी देरी की है। देर सबेर उनके सभी सिर मेरे हैं। इन शब्दों के साथ वह छत से कूद गया और पत्थर के घर में वापस चला गया। फिलिप, जैक और निकोलस बैठक कक्ष में एक कोने में बैठे हैं। वह उनके पास गया और बोला, आज के लिए धन्यवाद। वह नहीं जानता कि क्या कहना है। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यदि फिलिप और जैक ने उस सटीक क्षण के लिए उसे नियंत्रित नहीं किया होता तो क्या होता। उस तरह के क्षण में उसके कंधे पर कभी कोई हाथ नहीं था, लेकिन उस छोटे से इशारे ने वास्तव में उसकी बहुत मदद की। एक महत्वपूर्ण घोषणा, सहायक अध्याय पढ़ें।